गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कार्बन आयंस के केस में कभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है ना इफेक्ट? नहीं सर बट आपने एक कार्बन आयन लिया था बेंजीन रिंग में, उसमें आपने हाइपर कॉन्जुगेशन सरकारी मेथड से बताया था कि उसमें यूज होता है। नहीं, वो यूज नहीं होता है। उसमें यह था कि जो बेंजीन से नीचे CH3 ग्रुप लगा होगा उसके हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ऊपर चेक कर रहे थे। ओके सर। समझ रहे हो ना, ऊपर कार्बन आयन है और नीचे बेंजीन पर CH3 लगा है, तो उस CH3 का इफेक्ट ऊपर देख रहे सर अगर बेंजीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगाओ तो फिर वो रेजोनेंस करेगा? हाँ, मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस। नहीं सर, बेंजीन पे नहीं, बेंजीन का प्लस कैसे क्या रेजोनेंस करेगा? किस चीज का रेजोनेंस होगा ही नहीं। सर वो तो लेकिन अनस्टेबल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल कार्बोकेटायन माना जाएगा, क्योंकि वो जिस कार्बन पर है उस पर ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड। अब अगर उस पर ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब उस कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा है। अगर उस कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल माना जाएगा, तो बेंजीन वाला प्लस जो होगा वो हाईली अनस्टेबल माना जाएगा। लेकिन सर जो वो प्लस है देन एक सिंगल बॉन्ड आके फिर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे भी रेजोनेंस नहीं आ रहा। लेकिन वो दो डबल बॉन्ड फिर एक साथ बन जाएंगे ना। बना के देखो। अच्छा फिर ट्राई करते सर एक बार पीकेबी के हिसाब से बता देना एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। किसके? पीकेबी ऐसा आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। अरे ये तो बड़ा सीधा है। अगर मान लीजिए मैं एक अच्छा एसिड हूं, चलिए अब जो आज हम एक दो सवाल जो करेंगे उसमें हम केबी के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेंगे। तो बड़ा सीधा है यार, जो आदमी अच्छा एसिड होता है उसका के अच्छा होता है, और जो आदमी अच्छा बेस होता है उसका के भी अच्छा होता है। के और केबी में पीकेबी का क्या रिलेशन है? तो ये तो तुम लोग को बताया गया है, तुम लोग को पता भी है ये वाली बात। के अच्छा पीके बेकार। हाँ, पीके जो होता है वो माइनस लॉग के होता है। तो एकदम साफ समझ में आ रहा है, अगर के बड़ा होगा तो बाहर माइनस लगा हुआ है, अगर के बड़ा होगा तो पीके छोटा होगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही समझ में आता है। यानी के बड़ा होगा तब ऐसा होगा जब एसिड बढ़िया होगा, तो के बड़ा होगा, के बड़ा होगा तो पीके छोटा हो जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है तो आपका के भी अच्छा होगा, लेकिन आपका पीके भी खराब माना जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो आपको अगर कभी ये पूछा जाए कि के का ऑर्डर डिफाइन करिए या केबी का ऑर्डर डिफाइन करिए या पीके या पीकेबी का ऑर्डर डिफाइन करिए, तो आप पहले एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लीजिएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के बाद अगर आपको के का ऑर्डर निकालना है तो वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दीजिएगा, और अगर पीके का ऑर्डर निकालना है तो उल्टा लिख देना, क्योंकि के ज्यादा होने से पीके छोटा होगा, बिकॉज पीके माइनस लॉग के बराबर होता है। और इसी तरह से पीकेबी किसके बराबर होगा भाई? माइनस लॉग केबी। तो के भी बड़ा होगा तो पी के भी छोटा होगा, बिकॉज बाहर माइनस लगा। तो बड़ी पुरानी बात है यार। अच्छा चलो खैर, अब काम की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ अमीन्स कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात चल रही, तो वहां पर कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर वगैरह के भी बारे में बात चल रही थी। तो यहाँ पर अब एक दो बातें और ऐड करते हैं कि अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड के बेसिक नेचर के बारे में बात चल रही है तो किसी बेंजीन सिस्टम पर अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वो उसके बेसिक नेचर को कैसे चेंज करती। तो हम उसके बारे में भी फटाफट एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पुरानी बातें हैं, कुछ नई बात नहीं है, हम ये कर सकते हैं। हम लोग ने बहुत सारे सवाल किए भी थे इसके ऊपर अभी इसी तो जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि भाई कोई ग्रुप लगा हो तो बेसिक नेचर पे क्या असर पड़ेगा, तो ये काम किया जा सकता है। मान लीजिए एक ऐसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और तुम लोग इसका आंसर अपने आप भी दे के देखना। मान लीजिए ये एक एनिलीन ले ली जाए और एक सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ले ली जाए। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मतलब है मैंने NH2 पर यहां पर कुछ और लगा दिया, और ये सब तुम समझ रहे हो कि बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के भी सवाल बन सकते हैं। जिस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल बने थे उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो अब मान लीजिए इन चार लोगों का बेसिक नेचर कंपेयर करना, हालांकि आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं। हम अभी एक एक करके एक आध दो एग्जांपल और ले लेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक सवाल ले लेते हैं, बढ़िया एकदम, कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो मान लीजिए ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है, केबी का ऑर्डर पूछ सकता है, पीकेबी का ऑर्डर पूछ सकता है, वो जैसा कहेगा वैसे कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से समझ के देखिए कि अगर मैं सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करता हूं तो साफ समझ में आता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। बर्बाद 4
दो तरीके ही हो सकते हैं चौथा भाई। सबसे अच्छा आप बिल्कुल आप किताब का तरीका भी लगा सकते हैं। किताब का तरीका क्या है? सबसे पहला मेथड क्या था? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। तो जहां पर भी लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे उनकी अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और अगर उनकी अवेलेबिलिटी कम है तो उस कंपाउंड का बेसिक नेचर खराब माना जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे गंदा आदमी जो होगा वो लास्ट वाला होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ऐसा लगता है कि वो लंबे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्यों? एक तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आएगा और फिर जैसे ही नीचे आएगा NO2 के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। बताओ, समझे? यस यानी यस सर। यानी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर चक्कर काटते काटते नीचे पहुंचेगा। यानी लोन पेयर नीचे आएगा, यहां निगेटिव चार्ज आएगा, फिर रेजोनेंस करेगा, यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा NO2 के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो लोन पेयर है ये लंबे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा खराब लगती है, इसलिए इस आदमी को खराब बेस माना जाएगा। यानी अब ये तो किताब का मेथड हो गया। अब हम अगर अपने मेथड की बात करते हैं तो क्या करते हैं? आप अपने आप निशान लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए निशान लगा के आंसर निकाल लेते हैं। बताओ, सबसे पहले CH3 का कौन सा इफेक्ट सामने चेक करेंगे? प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन का माइनस। हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां निगेटिव आएगा, ये आ गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और सब समझते हैं माइनस आते ही लोन पेयर की क्या हालत होगी? भागने के लिए तैयार है। अगर ये भागने के लिए तैयार है तो इसका बेसिक नेचर अच्छा माना जाएगा। इधर आ जाते हैं, ये आपका लोन पेयर वाला आदमी है, कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का। रेजोनेंस इफेक्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया। लोन पेयर को कैसा लगेगा? चलो चलो निगेटिव आ गया, भागो। इसका मतलब यहां भी बेसिक नेचर बढ़ गया। उधर आते हैं, उधर जो NO2 लगा है वो क्या कहेगा कि भाई मैं तो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता हूं रेजोनेंस इफेक्ट से। इफेक्ट्स का जहां तक सवाल है आप सब लिख सकते हैं। दिस इज -I -R, this is +R -I इफेक्ट, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन +H +I इफेक्ट। आप ये सारे इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं। यानी इन सारे इफेक्ट्स की वजह से अगर बेसिक नेचर चेक करना है तो वो लोन पेयर जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पर चिपक रहा है वो है लास्ट वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर का बाहर जाना या H+ को दे पाना ये मुश्किल होगा। यानी इन चारों में जो सबसे खराब बेस होना चाहिए वो लास्ट वाला होना चाहिए, और वो आदमी सबसे अच्छा बेस माना जाएगा जिसका लोन पेयर सबसे ज्यादा भागने के लिए तैयार है, और वो होगा जो सबसे ज्यादा रिपेल हो रहा होगा, और सबसे ज्यादा रिपेल निगेटिव चार्ज की वजह से वो थर्ड हो रहा होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है। यानी अगर आप बेसिक नेचर कंपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे अच्छा बेस मेरा थर्ड होना चाहिए, उसके बाद सेकंड होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए, और सबसे खराब फोर्थ होना चाहिए। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB और बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ, समझे? अगर इसी सवाल में वो PKB का ऑर्डर पूछता तो सबसे ज्यादा PKB उसका होता जिसका KB सबसे कम होता, और KB सबसे कम उसका होता जो सबसे खराब बेस होता। यानी इन सब में सबसे बड़ा PKB किसके पास है? नाइट्रो के पास। और सबसे खराब PKB किसके पास है? ये OCH3 वाले के पास। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसी में जरा सा और एक दो सवाल और करते ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद इसके अंदर थोड़े से झंझट और डाल देंगे। ये नोट कर लिया? सबको क्लियर है ये? यस सर। यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल -H तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, -H भी एग्जिस्ट करेगा। मैं अभी उसका भी एक एग्जांपल ले लूंगा तो वो भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। अब एक सेकंड रुक जाओ बस। ये ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पुरानी बात एक और रिवाइज हो जाए, क्योंकि घर में पता नहीं तुम रिवाइज करते हो कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एनिलीन है, नॉर्मल एनिलीन। ये आपकी नॉर्मल एनिलीन का सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, इधर लगा देते हैं चलिए CH3, और पुरानी बात लेके देख लेते हैं तुम्हें याद है कि नहीं। ये लगा देते हैं CH2 CH3, और थोड़े से एक दो लोग जोड़ देते हैं यहाँ NH2 के साथ CT3। चलिए एक दो लोग और जोड़ देते हैं यहाँ NH2 के साथ CD3। चलो एक आदमी और ले लेते हैं यहाँ NH2 के साथ NO2। चलो चलो एक और दो ले लेते हैं, इधर आ गया NH2 के साथ OCH3। चलिए एक और ले लेते हैं, यहाँ आ गया NH2 के साथ OCH3। एक और ले लेते हैं, यहाँ NH2 के साथ आया CH2 CT3, और एक और ले लेते हैं, यहाँ NH2 के साथ आया CH2 CD3। चलिए
ये कुछ आदमी हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। केबी का केबी बता दो, पीकेबी का पीकेबी, जैसा दिल करे वैसे बता देते हैं। हम अपना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना लेते हैं, बस बात खत्म। यानी ये हमारा पहला आदमी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। ये 10 लोग। सर 8वां सबसे बढ़िया होगा सर। हाँ मतलब ऑर्डर बनाओ पहले। चलो चलो फटाफट कर लेते हैं, निशान लगाते जाइए, फटाफट निशान लगाते हैं। सर 8वां सर सबसे बढ़िया होगा सर, और 6वां सबसे खराब। मैं निशान लगा रहा हूं, तुम लोग अपने आप चेक कर लेना भाई एक बार जरा। यहाँ कौन सा आएगा 7वें में निशान? सर पॉजिटिव। शाबाश। डेल प्लस। मैं अब सबके वो भी लिखते हैं, इफेक्ट्स भी लिखते हैं, ताकि और टेक्निकली सब कुछ समझ में आए। CS3 के साथ क्या लिखना चाहिए? प्लस एच प्लस आई। CS2 CS3 के साथ प्लस एच प्लस आई। TT3 के साथ प्लस एच प्लस आई। CD3 के साथ प्लस आई। प्लस आई। शाबाश। यहाँ पर माइनस आई। वेरी गुड। यहाँ पर माइनस आई। शाबाश। यहाँ पर प्लस आर माइनस आई। और माइनस आई। यहाँ पर आया माइनस आई। प्लस आई प्लस आई। और यहाँ पर भी। चलिए चलिए अब और निशान लगा लेते हैं। ये OCS3 आ गया। सर माइनस। सर डेल माइनस। नहीं नहीं नहीं, ये O पैरा पे। नहीं सर, उसके अगले वाले का। अगले वाले में डेल माइनस, और यहाँ पर डेल माइनस। चलिए निशान लगा लिया। अब देखिए दिक्कत क्या है, बहुत सारे माइनस है, बहुत सारे डेल माइनस है। तो अब मुश्किल सवाल क्यों है? मुश्किल इसलिए कि अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तीसरी बात, इतना लंबा सवाल कभी नहीं आएगा। तो सुनो ना, ऐसा कौन सा पेपर बनेगा जिसमें 10 सवालों का कंपैरिजन पूछेगा? तो 10 में से कोई भी 4, तुम जानते हो मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम जानते हो 10 में से कोई भी 4 चुनने का अपना एक तरीका है। तो मैंने एक ही स्लाइड के अंदर बहुत सारे सवाल लिख दिए। तुम्हारे एग्जाम में या किसी भी पेपर में इनमें से कोई भी 4 उठा सकता। बात समझो, तो मैं अब उनको 50 सवाल नहीं बनाऊंगा। मैंने एक ही पेपर, एक ही स्लाइड में सारे सवाल कर लिए, उसको जो चुनना होगा वो चुन लेगा। अब अगर मैं इनका ऑर्डर बनाना चाहता हूं, तो दिमाग ये कहता है कि सबसे अच्छा केबी वैल्यू उस आदमी का होगा जो सबसे अच्छा बेस है, और सबसे अच्छा बेस वो होगा जिसके नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा और भागने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होगा। और वो आदमी वो होगा जिस लोन पेयर के नीचे सबसे बड़ा माइनस होगा, और उस लोन के पेयर के नीचे सबसे बड़ा माइनस रेजोनेंस की वजह से होगा। इसलिए कोई शक नहीं है कि जो आंसर आना चाहिए उसमें सबसे पहला नंबर 8 का आना चाहिए। सर सेकंड 8 के बाद आना चाहिए जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन, बाकी और तो कहीं रेजोनेंस है ही नहीं, तो उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर लगना चाहिए। और हाइपर कॉन्जुगेशन के नंबर में मुझे सेकंड ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है ये वाली बात? 3 अल्फा, और 3 अल्फा की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन इसका मस्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ठीक है, इसके बाद सेकंड का नंबर लगा देते हैं। फिर कोई और ऐसा जिसका हाइपर अच्छा लग रहा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला लग रहा है, सही कह रहे हो, फोर्थ वाला लग रहा है। फोर्थ वाले के बाद कोई और लगा? के बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CS3 के साथ हैं और कोई नहीं है, तो इसका मतलब हमारा थर्ड आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है इंडक्टिव। 9 और इंडक्टिव में सबसे तगड़ा इंडक्टिव होगा, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन ये जीत जाएगा क्योंकि CT3 का इंडक्टिव ज्यादा अच्छा है। शाबाश 9th, और 9th के बाद 10th आना चाहिए, और 10th के बाद 5th आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। उसके बाद हमें फिर कम से कम खाली आदमी आना चाहिए, फर्स्ट वाला। फिर थोड़ा सा डेल प्लस, थोड़ा सा डेल प्लस इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसका वाला थोड़ा सा है, आया 7th, और 7th के पहले आया 6th। और कोई बचा? हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा हो गया। ये 10 लोगों का ऑर्डर बन गया। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। शाबाश, समझ में आया ये? तो इनमें से कोई भी उठा के अपना कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी में जरा सी थोड़ी सी एक आध जगह पे गंदगी डालते हैं। उस गंदगी से पहले एक छोटी सी बात जो हम लोगों ने करी भी हुई है, जिसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के नाम से जाना जाता। हम यहाँ पर एक फैक्टर और डालना चाह रहे, हालांकि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हमने अभी पढ़ा भी था। ऑर्थो इफेक्ट जिसको तुम कह रहे थे, जिसमें COH को आपने घुमा दिया था, वो एक तरह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ही था, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व न हो पाना, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक मतलब मोटापा, समझो, बल्क। इनहिबिशन मतलब इनहिबिट, इनहिबिट करना मतलब रोकना। मोटापे की वजह से रेजोनेंस का रुकना इज SIR इफेक्ट, जिसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं जरा इस बात को। सर 1 मिनट लिख रहे हैं, बस 1 मिनट। आपका माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सर आपने सर कल बताया था ना sp2 वाले नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस नहीं करता है, सर उसको लास्ट में सर एक बार बता दीजिएगा दोबारा से। हाँ, मतलब मैं इसलिए कल भी मैंने बताया था, कल मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाया था तुम्हें। जिस नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड लगा था ना, उस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर उस प्लेन में होता है जो डबल बॉन्ड वाले p ऑर्बिटल है उसका परपेंडिकुलर। यानी लोन पेयर इस प्लेन में है और p ऑर्बिटल इस प्लेन में है, तो वो लोन पेयर p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा एक प्लेन में होता है। यानी एक तरह का ऑर्बिटल दूसरे तरह के ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है। अगर एक ऑर्बिटल ऐसा हो जिसमें लोन पेयर और एक ऑर्बिटल ऐसा है, तो क्या ये साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं? क्या 90 डिग्री पर रखे ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब वो लोन पेयर क्या कहेगा, भाई मेरा ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में मैं हूं वो ऑर्बिटल आपके साथ ओवरलैप ही नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, चाह कर भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता रेजोनेंस। समझ लो ना? तो जो नाइट्रोजन कहीं भी लगा होगा, sp2 वाले लोन पेयर को हमेशा यही कहानी होगी, sp2 वाला लोन पेयर उस प्लेन में होगा जो कि p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा, तो sp2 वाला नाइट्रोजन कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा उसका लोन पेयर। क्लियर है ना? सर ये जब होगा ना जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच हो। बिल्कुल बिल्कुल सर जब हम मोटापा कहते हैं वो मोटापा हम सब्स्टिट्यूएंट का मानते हैं या सब्स्टिट्यूएंट का ही मोटापे की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में जिस ग्रुप पर वो इफेक्ट लग रहा है वो भी तो मोटा होना चाहिए ना। मतलब समझो, अब एक छोटे से आदमी से कह रहे हैं आप बगल में पेड़ लगे, वो कहेगा भाई मुझे क्या मतलब है, मैं तो बहुत छोटा हूं, लगे रहने पेड़। लेकिन अगर वो आदमी भी मोटा होता और उसके बगल में भी मोटे मोटे लोग लगे होते, तो ऐसे में स्टेरिक क्राउडिंग होती और उस क्राउडिंग की वजह से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ता। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है और ये एडवांस लेवल पर बात करनी चाहिए हमें। SIR इफेक्ट, ये जो SIR इफेक्ट है इसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के नाम से जाना जाता। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये जो स्लाइड होगी उस स्लाइड में भी तुम्हें कल भी मिल गया होगा, आज फिर वो स्लाइड दे देंगे, उसमें भी फिर से देख लेना। बिल्कुल समझने की बात कर रहा हूं, बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो मुझसे कहे कि भाई ऐसा है, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से ये बताइए इन दोनों आदमियों में अच्छा एसिड कौन सा लगता। मान लीजिए एक आदमी ये ले लेते हैं और एक आदमी ये ले लेते हैं। अब ये यूनिक एग्जांपल है जो हमारे सामने कभी कभी ही दिखेगा, क्योंकि ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बहुत कॉमन इफेक्ट नहीं। अब वो कह रहा है इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड आपको कौन सा लगता। तो मैंने कहा देखिए ऐसा, मुझे जितना पढ़ाया गया उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्योंकि एसिड की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे लगता है आप इसी हाइड्रोजन को यहां से भगाने की बात करेंगे। बताओ समझे? तो मेरे पास दो तरीके हैं आंसर निकालने के, या तो मैं हाइड्रोजन को भगाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लूं, किताबी मेथड, H के निकलने के बाद जो कार्बन आयन O- बचा उस O- की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, और नहीं तो एक काम ये कर लेते हैं कि भाई H से ही पूछ लेते हैं कि वो जाना चाहता है कि नहीं, दैट इज किताबी मेथड, सरकारी मेथड। बताओ समझे बात? यस उसका तरीका है वो निशान विशान लगाइए और हाइड्रोजन से पूछिए भाई कैसा लग रहा है, बात खत्म हो गई। तो अब चलिए, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि सर देखिए ऐसा NO2 तो कॉमन है, ठीक है, यानी NO2 का जो भी इफेक्ट यहां लगेगा वही इफेक्ट यहां भी लगेगा। द पोजीशंस ऑफ NO2 आर सेम, सो द डिसाइडिंग फैक्टर शुड बी CH3 ग्रुप्स। डिसाइडिंग फैक्टर तो सर ये CH3 ही होने चाहिए, क्योंकि NO2 की पोजीशन तो कॉमन।
अब जब NO2 की पोजीशन कॉमन है तो NO2 जो भी इफेक्ट यहां लगाएगा मेरे हिसाब से लॉजिकली वो इफेक्ट यहां भी लगेगा, तो जो भी डिसाइड होगा वो CS3 की पोजीशन डिसाइड करेगी। चलिए अब CS3 की पोजीशन की बात करते हैं। यहां जो CS3 लगे हैं, हमने पढ़ा है रिंग से CS3 का अटैच होना हाइपर कॉन्जुगेशन को बुलाता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर है? इसका मतलब इस CS3 की वजह से भी यहां माइनस आएगा, इस CS3 की वजह से भी यहां माइनस आएगा, यानी इन दोनों CS3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगना चाहिए और इस कार्बन पर माइनस आना चाहिए। क्लियर है ये? फिर सेकंड वाला और फिर इस वाले केस में सर CS3 लगा है लेकिन ये मेटा पर लगा है। क्लियर है? यस सर। और अगर ये मेटा पर लगा है तो यहां पर सिर्फ डेल माइनस आना चाहिए और यहां पर बड़ा वाला माइनस आना चाहिए बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सरकारी मेथड की बात कर रहे हैं। ये माइनस प्लस के निशान हम अपने आप चुपचाप लगाते हैं और आंसर दे देते हैं, ये कोई किताबी मेथड नहीं, समझ रहे हो? तो उसने कहा भाई ठीक है ये तो सही हो गया, अब तो बात ही खत्म हो गई, यहां माइनस है यहां डेल माइनस है। माइनस को देख के हाइड्रोजन जो है परेशान हो जाएगा, कहेगा यार ये क्या चक्कर है, अब हम कैसे जाएंगे? अगर आपने नीचे माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिपेल होंगे, अब इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास रिपेल होंगे तो हम प्लस के फॉर्म में कैसे निकलेंगे? यानी खराब एसिड किसको होना चाहिए? पहले वाले को, और बेहतर एसिड किसको होना चाहिए था? सेकंड वाला। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। जितने भी इफेक्ट्स हमें आते थे उन सारे इफेक्ट्स को रेजोनेंस हाइपर टाइपर सब लगाने के बाद हमें जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है, इस हाइड्रोजन का निकलना रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू दिस, सो सेकंड वन विल बी बेटर एसिड देन फर्स्ट। ये लॉजिकली ऐसा लगता है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा है ही नहीं, यहां पर गड़बड़ है और आंसर उल्टा। पहला वाला आदमी ज्यादा अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू दूसरा वाला। मैंने कहा देखिए अगर ऐसा है, मान लीजिए आपकी बात सही है कि पहला वाला बेहतर एसिड, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि NO2 के इफेक्ट सेम नहीं। बताओ समझे कि नहीं बात को? भाई आप ये कह रहे हैं भाई ऐसा सब कुछ करने के बाद सेकंड वाला बेटर है और आप फिर बाद में कह रहे हैं नहीं सेकंड वाला खराब है, तो इसका मतलब है ये तो एक ही वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन एक ही वजह हो सकती है कि जिस आदमी के इफेक्ट को आप कॉमन समझ रहे थे उस आदमी का इफेक्ट ही कॉमन नहीं है, तभी आंसर गलत आ रहा है। बाकी तो सब हमने सही किया है। आप ये कह रहे हैं NO2 की पोजीशन कॉमन है तो इसका मतलब है आंसर हमारा सही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आंसर गलत है इसका मतलब जो भी लोचा है वो NO2 की वजह से है। NO2 की सिमिलर पोजीशंस होने के बावजूद भी उसके इफेक्ट्स कॉमन नहीं है जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है, और यही है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, हालांकि यार तुम समझो बताया जाएगा तो ही समझ में आएगा, बताया जाएगा मतलब अगर किसी ने पढ़ा तो ही समझेगा, वरना इतनी कौन अकल लगाता है कि ये टेढ़ा हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा। बात समझो, तो तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं ताकि तुम आगे के लिए ध्यान रखना इस बात को कि अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि एक वी शेप का मॉलिक्यूल, ये देख रहे हो NO2 एक वी शेप का मॉलिक्यूल है, मोटा आदमी, एन से 2 O लगे हैं ऐसे करके, तो ये जो वी शेप का आदमी है मोटा आदमी, इसके बगल में आप ध्यान से देखिए 2 पेड़ लगे, CS3 एक पेड़ होता है। मतलब मेरी लैंग्वेज में मैं CS3 को छोटा मॉलिक्यूल भले ही मानूं, CS3 को हल्का मॉलिक्यूल भले ही मानूं, लेकिन मैं इसको एक फैला हुआ मॉलिक्यूल मानता हूं बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रल। आप ध्यान से देखिए CS3 इज टेट्राहेड्रल, यानी ये जो CS3। हाँ सर आपका माइक आवाज कर रहा है थोड़ा। यस सर। हाँ सर डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी। माइक की आवाज आनी चाहिए, मतलब वैसे डिस्टर्बेंस आ रही है सर किसी और के माइक से आ रही है। नहीं सर आप ही के से आ रही है ये। सर एक बार वो नीचे से पिन निकाल के दोबारा लगा दीजिए। पिन ढीली हो गई होगी। नहीं यार सब सही लगा है। सर अब हमें भी सही लग रहा है। एक काम करो ना, बाकी सब लोग पहले अपने माइक ऑफ करो, है ना? अब बताना अगर आए तो फिर चेक करते हैं इसको दोबारा। अभी आ रही थी? नो सर। चलो अभी जब दोबारा आएगी तो बताना मुझे, ठीक है? लेकिन तुम लोग अपना माइक ऑफ करना अभी, ठीक? अच्छा अब हाँ, तो अब वो कह रहा है कि भाई ठीक है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों के CS3 ग्रुप की वजह से NO2 को कुछ परेशानी है। इसलिए परेशानी है बिकॉज CS3 देखने में छोटा आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि ये ऑक्सीजन से भी हल्का है। आप समझिए ऑक्सीजन अकेला 16 होता, ऑक्सीजन इज इंडिविजुअलिटी 16 AMU, लेकिन CS3 इज 15 AMU, 12 3 15, यानी ये तो भार के मामले में तो ऑक्सीजन एटम से भी हल्का है। लेकिन ये भार की बात नहीं है, ये पेड़ वाली बात है। ऑक्सीजन की अकेली बॉल O एंड CS3 इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी CS3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये CS3 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, ये CS3 और ऐसे ही ये CS3 इधर भी, यस पेड़, ऐसे पेड़ जैसा झाड़, ये हाइड्रोजन लगे, ये CS3, और इन्हीं के बीच में एक आदमी बेचारा हमारा फंसा हुआ है एंड दैट इज NO2। एक चीज तो क्लियर है कि जब हवा चलेगी, ये जो हमारा NO2 है ये भी कोई हल्का आदमी नहीं है, ये भी कुछ ऐसा वी शेप।
यानी जब हवा चलेगी तो ये पेड़ इस NO2 के साथ टक्कर मारेगी, और जब NO2 के साथ टक्कर मारेंगे तो NO2 क्या बोलेगा, भाई ये क्या चक्कर है यार, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ा रिपल्शन हो रहा है, इस रिपल्सिव एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कोई तो जुगाड़ होगा। जुगाड़ ये है कि ये NO2 अपना प्लेन चेंज कर देता है, ये NO2 रोटेट कर जाता है। यानी अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि यहां मोटे पेड़ लगे और ये NO2 ग्रुप, और NO2 को उस पेड़ों के साथ दिक्कत हो रही, तो NO2 कहेगा भाई ऐसा है, अगर पेड़ों के साथ परेशानी है तो हम ऐसे रोटेट कर जाएंगे। अब पेड़ उधर रह गए, NO2 ऐसा हो गया, बताओ समझे कि नहीं? अब वो जो परेशानी है वो परेशानी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो कहेगा ऐसा रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, भाड़ में जाइए भैया, कम से कम रिपल्शन तो कम हो जाएगा। अब तुम सब लोग जानते हो कि अगर इसने रोटेट कर लिया ऐसे, तो ये जो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है और इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, अब वो परपेंडिकुलर होंगे। अभी का क्या सीन है, मान लीजिए ये प्लेन में है, अभी का क्या सीन है, नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ऐसे है और इस वाले कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसे है। अब ये अगर प्लेन में होता, जैसे यहां पर है, अब अगर ये प्लेन में होता तो ये लोन पर मस्त रेजोनेंस कर सकते थे, बताओ समझे बात को, यहां पाई बॉन्ड बन सकता है और इसी वजह से यहां प्लस आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। ठीक, अच्छा नहीं प्लस, अब तो रेजोनेंस कर रहा है ना, यानी ये NO2 और ये वाला कार्बन का पाई बॉन्ड ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये पाई बॉन्ड बन सकता है बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज के p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। अब अगर ये NO2 मान लो रोटेट कर जाता जैसे यहां था, अब अगर ये रोटेट कर जाएगा तो ये p ऑर्बिटल भी ऐसे रोटेट कर जाएगा। अब ये बताओ क्या ये साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये रोटेट करेगा एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी, NO2 का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट खत्म। क्लियर? और अगर NO2 का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट खत्म हुआ बिकॉज ऑफ दिस हिस्टेरिक फैक्टर, तो फिर NO2 का सिर्फ एक ही इफेक्ट काम आएगा एंड दैट इज इंडक्टिव। और वो इंडक्टिव ये कहता है कि मैं सामने सिर्फ डेल प्लस देता हूं, जबकि ये NO2 ये कहता है मैं सामने प्लस देता हूं। किस इफेक्ट से? रेजोनेंस इफेक्ट। यानी जिस आदमी के इफेक्ट को आप कॉमन समझ रहे थे, एक मिनट, जिस आदमी के इफेक्ट को आप कॉमन समझ रहे थे वो आदमी का इफेक्ट ही कॉमन नहीं है। एक NO2 ऐसा है जो पेड़ों के बीच में फंसा है, वो अपने आप को रोटेट करके अपने रेजोनेंस को भले ही बना कर दे, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रिपल्सिव एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। यानी इसका ये घूमना रेजोनेंस में इसका इन्वॉल्वमेंट को रोक रहा है। यानी स्टेरिक फैक्टर की वजह से NO2 का रेजोनेंस में इनहिबिट होना इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी NO2 इस जगह पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर सकता है। और उस इंडक्टिव की वजह से जिस आदमी के एसिडिक नेचर को आप अच्छा समझते थे, वो आदमी एक्चुअली पहले वाले से खराब एसिड माना जाएगा। यानी पहला वाला आदमी दूसरे वाले आदमी से बेहतर एसिड है बिकॉज रेजोनेंस इज अ डोमिनेटिंग इफेक्ट। सर अपन प्लस और माइनस में कैसे फैक्टर कर रहे हैं कि इसका डेल प्लस ज्यादा होगा कि इसका प्लस और माइनस बच के नेट क्या बचेगा? उसका तो यार कोई तरीका ही नहीं, उसका तो यही तरीका आता है जो बचपन से एक ही बात बताई गई है, अगर रेजोनेंस का इफेक्ट एक जगह पर लग रहा है तो वो डोमिनेटिंग इफेक्ट माना जाएगा। तो बाकी इफेक्ट्स को कंसीडर ना करके आप रेजोनेंस के इफेक्ट से आंसर निकाल लीजिए, बस बात खत्म। बस समझो मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं भाई यहां पर NO2 ने प्लस दे दिया और यहां पर NO2 ने डेल प्लस दे दिया, बस खेल वहीं खत्म हो गया। आगे हाइपर टाइपर कैसी की तैसी, खेल ही खत्म। यानी रेजोनेंस इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट। इस NO2 ने अगर यहां प्लस दे दिया तो इसने एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इसके आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। कोई हाइपर नहीं, कोई इंडक्टिव नहीं, द डिसाइडिंग फैक्टर इज द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ NO2। दैट मींस इस जगह पर तो NO2 अपना -I इफेक्ट, -R इफेक्ट यूज कर ही रहा है, -R -I, और इस जगह पर NO2 अपना सिर्फ -I इफेक्ट लगा रहा है। और इस -R की वजह से इस बार इस OH में से H का निकलना रिलेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू सेकंड। एंड दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जरा समझना, स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में किसी आदमी का पार्टिसिपेट न कर पाना इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। SIR इफेक्ट, कुछ यूनिक इफेक्ट। सर अगर सेकंड वाले में हाइपर कंजुगेशन भी लग जाता है CH3 के 2, फिर सेकंड वाले में यहां पर यस सर CH3 के 2 हाइपर कंजुगेशन और लग जाते हैं। कैसे कैसे मतलब यहां पर CH3 लगा दें? यस सर। तो उससे क्या फायदा? तो खराब तो ये पहले से ही और सड़ा रहा है उसको, तो हाइपर की वजह से सड़ता है ना ये। यस सर। तो पहले सड़ चुका, अब और सड़ाना है सर, नहीं समझे? यस सर। है ना? तो सर? और हाँ जैसे यहाँ पे NO2 रिवॉल्व कर दिया, वहाँ पे OH क्यों नहीं रिवॉल्व हुआ? हाँ देखो, ये भाई हो सकता है तुम्हारे दिमाग में डाउट या कुछ बच्चों के दिमाग में आता कि सर ये देखिए यहाँ पर भी भाई साहब बीच में फंस गए, यहाँ भी भाई साहब बीच में फंस गए थे। जब बीच में फंस गए तो OH छोटा है यार, बात समझो, OH इज छोटा। और मैंने पहले बोला जनरली ये जो स्टेरिक क्राउडिंग वाला इफेक्ट लगता है वो V शेप मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगता है।
वी शेप मॉलिक्यूल्स मतलब जो थोड़े से फैले हुए होते हैं ऐसे, NOO ऐसे वी। OH तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल हो गया, उसके ऊपर SIR इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। मतलब समझो बात को कि वो तो देखने को यहां भी नहीं लगता, हमें क्या पता, लेकिन ये कि जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसे वैसे इसको याद कर लेते हैं कि OH ग्रुप के ऊपर SIR इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए OH को अगर आपने बीच में फंसा दिया तो चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन NO2 को टेढ़ा माना जाएगा, NO2 टेढ़ा हो सकता है, और अगर NO2 टेढ़ा हुआ तो फिर NO2 का माइनस R इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उस माइनस R के खत्म होने से जो भी फर्क पड़ेगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? लग गया पैरा पर अगर OCH3 लग गया तो भी नहीं फर्क पड़ता, नहीं लगेगा। OCH3 भी तो लीनियर ही हुआ ना सर। ऐसे देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो कम स्टेबल है रेजोनेंस से, क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं, बिल्कुल कह सकते हो, इसीलिए डोमिनेटिंग इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट माना जाता है। ओके सर। पर जैसे आपने बताया कि जब भी SIR लगेगा तो फिर दोनों भी बल्कि होने चाहिए। सर तो जब हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड देख रहे थे, उसमें जब हम ऑर्थो पे OH लगा रहे थे सर, तो आपने बोला कि OH बल्कि नहीं होता, तो फिर उसमें COH कैसे घूम रहा था फिर? नहीं, मैंने तो बताया था, मैं वहां मैंने COH को घुमाया भी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था तुम आंसर भले ही अपना सही लिखाओ, लेकिन आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकलेगा। मैंने बोला था उसमें आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकलेगा। तुम समझो, मतलब इस तरह से इतना मत उसको घुसो भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे काम समझने की कोशिश करो कि ये SIR यूनिक जगहों पर लगता है, ठीक। आपको पहचानना आना चाहिए कहां कहां लग रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आता है, जैसे एक सवाल लेते हैं अपनी तरफ से, एक सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया शायद लग जाए। थोड़ा सा तुम्हें अपने आप ही समझना पड़ेगा, ये सारी बातें अपने आप ही धीरे धीरे करके याद होने लगेंगी और समझ में आने लगेंगी। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई ऐसा, ये मेरे पास 2-3 एसिड्स हैं, बेंजोइक एसिड ही मान लेते हैं, ये 2-3 बेंजोइक एसिड्स हैं, आप इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। एक बेंजोइक एसिड ये ले लेते हैं और एक बेंजोइक एसिड ये ले लेते हैं। ये बिल्कुल एडवांस लेवल का सवाल होगा, जिसमें सब कुछ पता होगा तो ही आप आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एक आदमी ये ले लिया, इसी तरह से मान लीजिए एक आदमी ये ले लेते हैं, और इसी तरह से एक आदमी जो है अपना नॉर्मल आदमी ले लेते हैं, ये। बल्कि एक और ले लेते हैं, ये वाला। चलिए सर, एक वो भी है सर जिसमें COH में के साथ कोई मतलब हल्का सा ग्रुप लगा हो, मतलब जो फैला हुआ ना हो। नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो होता ही होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक एसिड तो एसिडिक नेचर अपना बढ़ा ही देगा। वो तो OH NO2 के केस में तुम्हें बताया गया था कि कुछ इंटरेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। कंपैरिजन ऐसे लोगों का कर पाओगे जो कंपैरेबल होंगे, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये 4 लोग हैं, इनमें कुछ चीजें समझ में आती है कि भाई क्या क्या हो सकता है। एक चाहो तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड भी ले लो, अगर नॉर्मल बेंजोइक एसिड लेना तो एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। चलिए 5 लोगों में कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इन 5 लोगों में कंपैरिजन करना हो तो अपने हिसाब से सारी चीजें तुम्हें अपने आप समझनी पड़ेंगी। ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। अपने हिसाब से समझो जरा क्या हो रहा है। एसिडिक नेचर है तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हटाने की बातें चल रही, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। अब इसके पास ये सवाल करने के आपके पास 2-4 तरीके हैं, किताब सरकारी जो चला है वो कर लेते हैं, और हमें लगता है सबसे अच्छा तरीका यही है, निशान लगा के करना। तो आप मस्त निशान लगा के अपना जुगाड़ लगा लीजिए, खत्म। अब निशान कैसे लगेंगे वो सब आपको सोचना पड़ेगा, हर चीज में ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अपने अकल लगाते हैं। सबसे पहले बताओ क्या लगता है सर? पहले में रेजोनेंस 1 और 2 दोनों में नहीं लगेगी। सबसे अच्छा कौन लगता है? सर फर्स्ट। सबसे अच्छा पहला वाला, सबसे अच्छा दूसरा वाला होगा। सर फोर्थ होगा सर सबसे अच्छा। ये सब फोर्थ होना चाहिए, उसमें रेजोनेंस का पॉजिटिव आएगा तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। चलो भाई, ये पता नहीं सबसे अच्छा पहला होगा, फर्स्ट होगा सबसे अच्छा। बोला आज SIR की बात कर रहे हैं तो हमने ऑर्थो इफेक्ट भूल दिया। मतलब इसमें चेक ही नहीं करना है कि इस आदमी को, तो इसको चेक करना है हमें। ये नंबर 1 है, लात मारो सर इसका। इसको तो अलग कर दो ना। बस बोलो, इसको तो चेक ही नहीं करना, नंबर 1 है ये, इसको अलग करो सर। यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट के बाद ही बात खत्म हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं बात को? सब लोग ये बात समझ में आई? ऑर्थो यानी इसको तो चेक ही नहीं करना सर, ये तो नंबर में ही नहीं है, ये तो नंबर 1 है, इसमें क्या चेक करना है? ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, वो भी 2 मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो इफेक्ट इस COH की एसिडिक नेचर को तगड़े से इंक्रीज कर रहा है। मुझे कोई इफेक्ट नहीं चेक करने इसके बाद। हाँ, बाकी लोगों में क्या यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है COH के ऊपर? नहीं। क्या यहाँ लग रहा है? नहीं। क्या यहाँ लग रहा है? नहीं। अच्छा, अब इन तीनों में कंपेयर, चारों में कंपेयर करते हैं। इन सब में
अगर मैं इसको देखता हूं, इस वाले को, चलो बताओ जरा क्या लगता है। चलो इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ कौन सा निशान लगाएंगे? डेल माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, और ये खाली। अच्छा, तो इन तीनों का ऑर्डर तो समझ में आ गया। इन तीनों में सबसे फर्जी आदमी ये, फिर ये और फिर ये, ठीक। अब इसको कहीं बीच में और ठूस देते हैं। अब इसके बारे में बात, यहाँ कौन सा निशान लगाऊं बताओ? डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। इंडक्टिव लग रहा है, और ये CS3 के डेल नेगेटिव लग रहे हैं। मतलब समझ ये सब। अब तुम खुद ये सोचो जरा कि अब जिन लोगों को SIR इफेक्ट नहीं आता, वो इस NO2 का भी यहां प्लस ले लेंगे। आप समझ रहे हो? और फिर इस आदमी को इससे बेहतर मानेंगे। क्लियर? इस आदमी को इससे बेहतर मानेंगे क्योंकि वो प्लस आ रहा है, या डेल प्लस आ रहा है। वो कहेंगे अरे मजा आ गया। जबकि इस आदमी का भी सिर्फ क्या आ रहा है? डेल प्लस। और उसका भी सिर्फ क्या आ रहा है? डेल प्लस। और वो जीत जाएगा। अरे भाई उसका डेल प्लस मेटा से आ रहा है, इसका डेल प्लस पैरा से आ रहा है, और पैरा से आने वाला डेल प्लस छोटा होता है बिकॉज इंडक्टिव डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। क्लियर है ये? इसका मतलब ये हुआ, किसका हाइपर? है ना? सब लोग समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये हुआ, ये जो डेल प्लस होगा बिकॉज ऑफ दिस NO2 ग्रुप, ये डेल प्लस छोटा होगा, ये डेल प्लस बड़ा होगा, इसलिए थर्ड वाला सेकंड से बेटर एसिड होना चाहिए। और यही दोनों एग्जांपल जो हैं, ये दोनों लोग जो हैं, ये ज्यादा अच्छे एग्जांपल। मतलब इस वाले में तो कोई गलती करनी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, इसको तो अलग ही कर देना चाहिए। एंड दैट इज ड्यू टू SIR इफेक्ट। दिस इज SIR। आप इसको SIR इफेक्ट बोल सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज आल्सो SIR इफेक्ट। आप चाहें तो इसको भी SIR इफेक्ट बोल सकते हैं। ये जो SIR इफेक्ट लग रहे हैं, ये SIR इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इस केस में ये SIR इफेक्ट जो है, इस NO2 का SIR इफेक्ट, इस NO2 पर लगने वाला SIR इफेक्ट इस कंपाउंड के एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर रहा, और एज कंपेयर टू दिस इज खराब एसिड। क्लियर है ये? यानी इसमें जिस बच्चे को आइडिया है कि NO2 अपनी प्लेनारिटी चेंज कर देगा, NO2 की प्लेनारिटी चेंज होने की वजह से NO2 का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ इंडक्टिव की वजह से डेल प्लस देगा, इंडक्टिव की वजह से डेल प्लस ये भी देगा, लेकिन ये पास से चूस रहा है, इसलिए ज्यादा चूसेगा, इसलिए ये कंपाउंड ज्यादा अच्छा एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? अगर मैं ऑर्डर बनाना चाहूं तो सबसे अच्छा आदमी मेरा पहला बनेगा, इसको तो अलग ही कर देता हूं, और उसके बाद मुझे लगता है मेरा आदमी चौथा होगा, फिर मुझे लगता है तीसरा होगा, फिर मुझे लगता है दूसरा होगा, और सबसे खराब पहला पांचवा होना। सब लोग समझो जरा। सर आपने सेकंड और फिफ्थ में कैसे डिसाइड किया? सेकंड और फिफ्थ में तो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। NO2 है तो पक्का -I इफेक्ट शो करेगा ही। आप इस क्या कहते हैं वो, अब एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो सर हम यहाँ पे NDP रूल नहीं लगाएंगे कि CH3 पास में है और नहीं, लेकिन अब CS3 और NO2 में बहुत फर्क हो गया ना। बहुत तगड़ा है। NO2 का -I बहुत ज्यादा, हम चौथे के बाद तो कंसीडर भी नहीं करते -I, लेकिन फिर भी NO2 का जो -I एज कंपेयर टू CS3 का +I बहुत ही तगड़ा होगा। मतलब NO2 का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगे। मतलब इसमें भी पता नहीं, जैसे तुम कह रहे हो ना लक्ष्य, वो डाउट दिमाग में आएगा। मतलब समझ लो, अब पता नहीं फिर वही है, या तो ऑप्शन से जुगाड़ लग जाए, या फिर ये ऑप्शन का लॉजिक ही ना हो, मतलब ये वाला ऑप्शन ही ना हो, कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। हाँ, या फिर ये सवाल ऐसा आ जाए कि पहला सेकंड वाला आदमी फिफ्थ वाले से खराब क्यों है, या सेकंड वाला आदमी फिफ्थ वाले से अच्छा क्यों है। समझ लो, उस क्यों का रीजन देना समझ में आता है, बट अपनी तरफ से खुद के भी प्रिडिक्ट कर पाना ये हर बार जरूरी नहीं। तो पॉसिबल है कि इन दोनों CS3 का जो इंडक्टिव है वो मिलकर NO2 को हरा दे बिकॉज ऑफ पोजीशन आल्सो, बट लॉजिकली जितना समझ में आ रहा है वो ये कि NO2 अगर लगता है तो NO2 स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट्स में काउंट किया जाता है, और इस स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट में CS3 जो कि एक माइनर सा +I इफेक्ट शो करता है, चांसेस हैं कि NO2 जीत जाए। तो अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसका ऑप्शन देखोगे, उस ऑप्शन से भी आंसर टिक कर सकते हो, नहीं तो हो सकता है इन दोनों का कंपैरिजन कभी ना करना पड़े। समझ लो, आंसर निकल आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं, आंसर निकल आएगा, जो वो पूछेगा उसका जवाब दिया जा सकता। ठीक है, बताओ ये सबके समझ में आ गया? एक क्वेश्चन देखा था SIR इफेक्ट में, हाँ, जिसमें CH3 दो बगल में लगे हुए थे और उसके बीच में एक और CH3 था। हाँ, हमने उसका +H इग्नोर नहीं किया था, मतलब उसका +H रहने दिया था। कहां पर था, कैसा था ये? सर मतलब कोई उसमें बिल्कुल +H इसको इग्नोर करना चाहिए था। सर उसमें ना ये रीजन दिया हुआ था कि CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस करता तो है, लेकिन उसको खुद फील नहीं होता, वो अपनी प्लेनारिटी चेंज नहीं करता है CH3। नहीं, CS3 के साथ दिक्कत क्या है? प्लेनारिटी चेंज करने की दिक्कत नहीं। जो CH3 ग्रुप होगा वो V शेप नहीं है। तीनों लोग परेशान हैं, मतलब सुनो, तीनों CS3 परेशान है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब अगर मान लो मैं कुछ ऐसा होता है जैसे मेरे दोनों हाथ जो है वो ऐसे हैं,
अब उधर ही लोग भी हैं, सपोज उधर ही लोग खड़े हैं और मेरे हाथ भी ऐसे हैं, तो ऐसे में मैं क्या सोचूंगा, यार एक काम करता हूं, अपने हाथों को उनसे दूर कर लेता हूं, ठीक है, तो मैं अपने हाथों को दूर करने के लिए ऐसे कर लूंगा। अब लोग वहीं रह जाएंगे और मेरे हाथ दूर हो जाएंगे 90 डिग्री पर, इससे मुझे आराम मिलेगा, तो लड़ाई दंगा कम हो जाए। लेकिन सोचो अगर मेरे हाथ ही ऐसे होते, बात समझ लो। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरी लड़ाई उससे हो रही है, चलो मैं घूम जाता हूं, घूमने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ऑलरेडी sp3 हूं। बात समझो, मैं तो ऑलरेडी ही तीनों डायरेक्शन में हूं, अगर मैं तीनों पोजीशन में हूं तो घूम कर भी मैं घूमूंगा, बात समझो, रोटेशन होगा लेकिन उसका फर्क दिखाई नहीं देगा, बस इतना फर्क। तो उस केस में अगर वो, है ना, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट घूमने के बाद भी दिखाई दे रहा है आपका। रोटेशन तो, स्टेरिक इनहिबिशन तो हो रही है, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन को इनहिबिट नहीं कर पाएगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। ये इसलिए कहा जाता है वी शेप मॉलिक्यूल्स। वी शेप कब होते हैं? जब वो प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, बात समझ रहे हो? यानी sp2 वाला जो सिस्टम होगा, जो एक तरफ होगा सिर्फ, वो रोटेट करने से फायदा उठा सकता है, जो ऑलरेडी चारों तरफ है उसके रोटेट करने से फायदा ही दिखाई नहीं देगा। इसलिए स्टेरिक इनहिबिशन होने के बावजूद भी हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट पर असर नहीं दिख रहा। ठीक है ना? अच्छा, ये वाली बात सबके समझ में आ गई? आगे बढ़े। अच्छा, इसी SIR को यूज करके आप बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अभी हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, हमारे पास एक दो एग्जाम्पल हैं, चलो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब जरा ये बताइए इन दोनों में अच्छा बेस कौन सा है, नहीं अच्छा एसिड कौन सा है। चलिए, बड़ा आसान सवाल हो गया है। ये तो क्या है यार, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन सा चार चलो आंसर लिखा रहने देते, क्या फर्क पड़ता है, आप कर लेते जरा। इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड, आंसर हटा ही देते ना यार। आंसर तुम लोग आंसर पहले देख लेते हो, अब तो देख लिया सबसे पहले नजर ही सर यही जाती है हमारी, तो बचपन से आदत ही बना रखी हमने। देख लिया, फायदा क्या बटा। मतलब मेन बात क्या है, अपने हिसाब से सवाल करते हैं। अच्छा, इस सवाल में भी ना दो बातें आ रही हैं। दो बातें क्या आ रही हैं कि आंसर निकाले कैसे। तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं मैं कि तुम इस बात को समझो। इस वाले केस में दो पेड़ों के बीच में साइनाइड फंसा है, इस वाले केस में साइनाइड बीच में नहीं फंसा है ना। तो अगर जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जिसने SIR इफेक्ट पढ़ा है, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी, अरे यार ये साइनाइड बीच में फंस गया है। अब अगर साइनाइड बीच में फंस गया है तो इसके ऊपर SIR लगेगा। अगर इसके ऊपर SIR लगा तो साइनाइड का सिर्फ कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, इंडक्टिव। समझ लो बात, क्योंकि ये तो रोटेट कर जाए। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा सर साइनाइड के ऊपर SIR नहीं लगेगा क्योंकि यहां पेड़ नहीं है, तो यहां पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखाई देगा। एक्चुअली तुम्हें बताना यही था और तुम खुद भी समझ रहे हो इस बात को। साहब लीनियर है, देख रहे हो, लीनियर स्ट्रक्चर, और लीनियर स्ट्रक्चर पर पेड़ों का कोई खास असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि समझ लो जब हमारे अंदर ही झाड़ फूक नहीं है तो हमें पेड़ों से कोई मतलब नहीं है। यानी साइनाइड जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इस लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से अगर आपने बगल में पेड़ लगा भी दिए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। साइनाइड यहां पर अपना -R इफेक्ट और अपना -I इफेक्ट दोनों शो करेगा, और वही साइनाइड यहां पर भी अपना -R इफेक्ट और -I इफेक्ट दोनों शो करेगा। यानी दोनों जगहों पर साइनाइड का इफेक्ट कॉमन, कहीं SIR नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने को ये भले लिख दिया कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SIR इफेक्ट, बट देयर इज नो SIR इफेक्ट ऑन साइनाइड ग्रुप। जनरली SIR मोटे लोगों पे लगता है जो कि वी शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रोटेट करने से स्टेरिक क्राउडिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा यहां पर आते हैं। तो जब दोनों जगहों पर कॉमन है तो यार फिर तो हमें लगता है कि आंसर दिया जा सकता है। तुम देख ही रहो, मिथाइल विथाइल अपना मस्त कर देंगे हाइपर टाइपर से, मानते हो? और ये वाला मिथाइल अपना डेल वेल दे दे, भाई निशान लगा दो ना भाई। क्या इस बार ये कहना ठीक है कि साइनाइड का इफेक्ट कॉमन है? बिल्कुल कहना ठीक है, क्योंकि दोनों जगहों पर नो SIR, यानी कि SIR कहीं नहीं है। चलिए अब तो इसको हटा ही देते हैं, कहीं पर भी SIR इफेक्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज साइनाइड SIR इफेक्ट नहीं खाता है, और इसकी वजह से द इफेक्ट ऑफ साइनाइड इज कॉमन। सो द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी द इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज डेल नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ मिथाइल। सो नो डाउट पहला वाला आदमी दूसरे वाले आदमी से अच्छा एसिड माना जाना चाहिए। बताओ, समझे बात? यस सर। तो इसमें बिल्कुल एक जगह पर मेंशन कर लेंगे, कहने के लिए सवाल जैसे भी लिखा गया मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन साइनाइड के ऊपर SIR नहीं लगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सर ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं सर जो मोटे मॉलिक्यूल हैं सर? नहीं, जो वी शेप, मतलब मैंने बोल दिया। अब देखो फिर वही, इसमें बहुत ज्यादा मत बात करो क्योंकि डिटेल में नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। वो तो सवाल के थ्रू पता चल सकता है, बट जनरली वो मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो एक वी शेप मॉलिक्यूल हो। वी शेप मतलब खुद तो बीच का कार्बन एटम जो है वो प्लेनर हो और उससे लगा हुआ डंडा ऐसे वी।
उसका रीजन है क्योंकि अभी जैसे लक्ष्य ने भी पूछा था कि भाई अगर मैं मिथाइल होता तो मेरे ऊपर क्यों नहीं लग रहा, जबकि मिथाइल भी ऐसे पेड़ जैसा है। इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मिथाइल 3 डायमेंशन है, घूम भी जाएगा तो रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएंगे। मेरी बात सब लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं, ये वाली जो मैं घूमने वाली बात कर रहा हूँ? यस सर, वो समझ रहे हो ना? जैसे लग सकता है। हाँ, मतलब मैं अगर ऐसा हूं, ठीक, तो ऐसे में इधर और इधर अगर परेशानी हो तो मैं घूम जाऊंगा, ऐसे खत्म हो गई बात। लेकिन अगर मैं खुद ही पेड़ जैसा हूं, या ऐसा मैं ऐसा हूं, अब मैं ऐसा हूं, बताइए अब क्या करूंगा घूम के? अरे भाई इधर टक्कर मारूंगा, कभी घूमने के बाद कहीं और से टक्कर मारूंगा। यानी जो आदमी ऑलरेडी 3 डायमेंशनल है वो आदमी घूमने से अपने रिपल्शंस को मिनिमाइज नहीं कर सकता, समझ रहे हो? इसीलिए एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वाला फैक्टर उस मॉलिक्यूल पे लगना चाहिए जो खुद एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसका सेंट्रल एटम एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो, जो वी शेप मॉलिक्यूल हो, ऐसे जैसे COH, NO2, SO3H, ये इस टाइप के लोग होंगे जो रोटेट करने से अपने स्ट्रक्चर, अपने क्राउडिंग को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहां पर जैसे साइनाइड, हाँ सर, तो वो जो CH3 वाला जो आपने एग्जांपल कहा था, तो उसमें रेजोनेंस का इफेक्ट लगेगा? रेजोनेंस किस वाले केस में? किस वाले केस में? सर इसमें 2 पेड़ों के बीच में एक, 2 पेड़ों के बीच में अगर एक पेड़ आ गया, ये कह रहे हो? हाँ, तो हाइपर जैसे लग रहा था, हाइपर चल रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो घूम कर भी कुछ नहीं कर सकता, तो जो चल रहा है चलने दो। सर बट घूमने के बाद तो उसका प्लेनैरिटी चेंज नहीं हो जाएगी? नहीं, प्लेनैरिटी चेंज होगी तो कोई और आ जाएगा प्लेन में ना। अरे भाई समझो, CH3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, क्या कर लेगा घूम के? हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना? इसलिए थोड़ा समझा करो भाई। बहरहाल और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, ये अच्छा एग्जांपल है, ये बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। इस बार सब लोग इसका आंसर जरा फिर आंसर लिखा ही होगा, हमें लग रहा है। ओहो, चलो खैर, आप मेरे ख्याल से समझ तो रहे होगे, तो और आंसर देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा समझ रहे होगे। अब ये सब लोग समझ रहे हैं कि ये वाला NO2, ये वाला NO2 और ये 3 NO2 जो लगे हैं, इसमें बीच वाला NO2 मस्त हो गया एकदम। और ये क्यों घूम रहा है बताइए? क्यों? इसको घूमने से क्या फायदा है? घूमने से फायदा है भाई, ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है और ये घूम गया तो रिपल्शंस मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ सर। और अगर ये रोटेट कर गया तो सामने सिर्फ आपको डेल प्लस देगा, इसके अलावा आप इससे कोई उम्मीद मत करिए। लेकिन दूसरे वाले केस में साइनाइड है, अगर साइनाइड NO2 के बीच में फंस भी गया तो भी रोटेट नहीं कर पाता, यानी उसको रिपल्शंस महसूस नहीं होते। तो यहां साइनाइड अपना -R लगा देगा, जिसकी वजह से उस पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, और वो सामने अपना प्लस दे देगा। प्लस इसलिए क्योंकि कार्बन पर पाई बॉन्ड है, रिंग से लगे पहले एटम पर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, दिस इज -R इफेक्ट, प्लस चार्ज। और तुम सब जानते हो प्लस चार्ज आते ही लोन पेयर का बाहर भागना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहला वाला आदमी दूसरे वाले आदमी से बेहतर बेस माना जाना चाहिए। समझो अपना। कुछ समझ पाए? यानी बेसिक स्ट्रेंथ पर भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का असर दिखता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का असर दिखता है। साइनाइड अपना हल्का फुल्का आदमी है, चारों तरफ पेड़ भी लगा दोगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहेगा जैसा करता हूं वो काम करता रहूंगा। और साइनाइड का काम सामने प्लस देना, तो ये साइनाइड सामने प्लस दे देगा रेजोनेंस की वजह से। और ये NO2 जो प्लस देने का काम करता था लेकिन आज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये NO2 रोटेट कर गया ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। सो ड्यू टू दिस स्टेरिक क्राउडिंग, NO2 का रेजोनेंस में इनहिबिट होना इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जो आज इस बेसिक नेचर को इंक्रीज करता। सर पहले वाले में तो नेट जो चार्ज आएगा वो डेल माइनस आ जाएगा ना वहां पे? डेल माइनस तो कभी नहीं आएगा, और बड़ा डेल प्लस हो जाएगा। अरे ये तीनों है NO2 है ना तीनों। अच्छा हाँ, वो तो चूसेगा। हाँ, सारे ही परेशान कर देंगे एकदम डेल प्लस। लेकिन चाहे जो हो जाए, ये तो प्लस आ गया ना एक बार, ये तो बात ही खत्म हो गई। तो कह रहे हम तो हार गए, ये लोन पर कहेंगे भाई हम तो चिपक जाएंगे, पूरी तरह से चिपक जाएंगे। और अगर मैं किताबी लैंग्वेज की बात करूं तो किताबी लैंग्वेज ये कहती है कि ये वाले लोन पेयर जब रेजोनेंस में आएंगे, चक्कर काटते 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 जब यहां पहुंचेंगे तो साइनाइड के अंदर भी टहलेंगे। बताओ समझे बात को? जिसकी वजह से इनका रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और इसका बेसिक नेचर घट जाएगा। आप किताबी लैंग्वेज यूज करना चाहे किताबी लैंग्वेज यूज करें, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, ड्यू टू -R and -I इफेक्ट ऑफ साइनाइड ग्रुप दिस कंपाउंड इज लेस बेसिक एज कंपेयर्ड टू दिस बिकॉज हियर NO2 का सिर्फ -I काम कर रहा है ड्यू टू SIR। आगे बढ़े, हटा दे इसको। यस सर।
चलिए दूसरी बात पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, हाँ सर जैसे आपने बताया कि ऑर्थो इफेक्ट भी एसआईआर इफेक्ट ही होता है, तो ऑर्थो इफेक्ट में तो हमें अगर एक बार जैसे जो सीओ होता है वो बल्कि होता है, तो उसके साथ हम अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं वो घूम जाता है। हाँ लेकिन एसआईआर में हमें दोनों बल्कि चाहिए होते हैं, तो हाँ, ये चीज मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही। नहीं समझना नहीं यार, मतलब सीओएच ग्रुप के लिए भी यही बोला गया है कि सीओएच की ऑर्थो पोजीशन पे किसी भी ग्रुप को लगाने से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मली बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से बढ़ जाती है। यहां पर भी यही बोल रहे हैं, लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होगा, इस लीनियर मॉलिक्यूल पर इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं हम। वहां पर हम सीओएच के ऊपर इफेक्ट कंसीडर कर रहे थे जो मोटा था। वास्तव में दोनों अलग अलग केस है। यहां पर उस आदमी पे इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा हल्का भी हो सकता है, जो मोटा भी हो सकता है। वहां सीओएच तो फिक्स हो गया, बगल में लगा आदमी हल्का भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। वहां सीओएच फिक्स करके उसको घुमाने की बात चल रही है, जो नॉर्मली हर बार घूम जाता था। यहां साइनाइड है, साइनाइड ये कह रहा है अगर बगल वाला आदमी कैसा भी हो, मैं घूमूंगा या नहीं ये मेरे मोटापे के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं हल्का होऊंगा तो मैं रोटेट नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मेरे इफेक्ट्स दिखाई देंगे आप। तो इनमें कहीं आपस में कोई लिंक मत बनाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनमें। अच्छा, अब इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको मेरे हिसाब से जरूर नोट कर लेना चाहिए। हालांकि मैंने कल भी दी होगी, आज फिर तुम्हें लिख के दे रहा हूं। ये इस बात को सब लोग नोट करेंगे। मैं हल्का सा कुछ कुछ हिंट ले लेते हैं, इसमें कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट यार। एक तो इसमें पूरा स्लाइड जो होगी ना, पहले वो लिख लेते हैं ये, हाँ बस, ताकि कुछ मिक्सिंग ना हो। चलिए अब ये देखिए, यहां पर मैं अभी अपनी तरफ से भी लिख के देखता हूं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मान लेते हैं इसको। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। क्या रीजन होगा, कैसा होगा, वो सब हर बात की बात है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जो ग्वानिडीन होती है, मैं अभी बताता हूं बात को, जो ग्वानिडीन होती है ये जबरदस्त बेस मानी जाती है, जबरदस्त बेस है। उसका कुछ रीजन होगा, अभी हम बात करते हैं। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल एलिफैटिक अमीन से बेहतर। एलिफैटिक अमीन्स मतलब जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसको आप एरोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो नंबर आता है वो अमोनिया का आता है। अमोनिया एरोमेटिक अमीन से बेटर मानी जाती है। एरोमेटिक अमीन्स का मतलब वो जो एनिलीन टाइप का आदमी होता है, ठीक। और वो इमीन से बेटर है, इमीन अमाइड से बेटर है, अमाइड साइनाइड से बेटर। कुछ कुछ अंदाजा लगाते हैं जरा। इसमें जो एक आध आदमी आ रहे हैं जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल डिस्कशन करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक तो ग्वानिडीन के बारे में। ग्वानिडीन को हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में अमंग्स स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कंसीडर करते हैं। उसका रीजन भी अपने हिसाब से दिया जा सकता है, हम उसके रीजन के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, इस ग्वानिडीन को अलग कर देते हैं। अब ये बताओ, क्या मैं एलिफैटिक नॉर्मल अमोनिया और एरोमेटिक अमीन का कंपैरिजन कर सकता हूं? जैसे मैं हल्का सा यहां पर लिख के देखता हूं, तुम अपने आप अगर समझ पाओ तो समझना। एलिफैटिक का मतलब कुछ ऐसा ले लेते हैं हम, बहुत समझ रहे हो, अंदर नहीं घुस रहे हैं। अंदर घुसने का मतलब सर अगर ये वाला ग्रुप लगा होगा तो क्या होगा, पैरा पर ये लगा हो, मेटा पर, एक ऊपरी तौर पे बात कर रहे हैं कि जो एलिफैटिक होगी RNH2 टाइप की होगी। और जो तो क्या होगा, हाँ, और आर का मतलब वो फूकने वाला मामला, ठीक। तो वो तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक। ये अपना नॉर्मल अमोनिया होगा। चलिए इसको हमने नॉर्मल अमोनिया ले लिया, चलिए। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि फूकने वाला इफेक्ट इसके बेसिक नेचर को बढ़ा रहा होगा। फिर हम एरोमेटिक अमीन की बात करें, बिल्कुल जनरल सी बात कर रहे हैं। एरोमेटिक अमीन का मतलब मान लीजिए हमने एक एनिलीन जैसा आदमी की बात की है, ये एरोमेटिक है। और मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे, ड्यू टू रेजोनेंस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस, सो अल्टीमेटली द बेसिक नेचर विल बी लेस, सो दिस इज बेटर देन दिस। चलिए ये भी मान लेते हैं। फिर इमीन की बात कर लेते हैं। इमीन इज जनरली डबल बॉन्ड एन पर लोन पेयर, ये कुछ इस तरह का आदमी। और डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर भी मुझे लगता है कम से कम ये तो ठीक है कि ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो चांसेस है कि इसके बेसिक नेचर इससे बेटर मानी जाएगी। बताओ, समझे बात? ये तो ठीक है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ सकता। बात हुई थी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो इसका मतलब द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑन दिस नाइट्रोजन एटम इज बेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑन दिस नाइट्रोजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ इसको भी इससे बेटर मान लिया। चलिए बहुत अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अमाइड के लिए जो कहा जाता है, सब लोग समझते भी होंगे इस बात को, जो अमाइड है मेरा वो ये है, बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं। NH2CO ग्रुप, समझते हो सब लोग अमाइड ग्रुप? CO NH2 पढ़ा है कभी? अमाइड होता है, ये हमारा अमाइड। ये कह रहे हैं ये जो अमाइड है ये इससे बेहतर, इससे खराब। कोई लॉजिक दे सकता है अमाइड खराब क्यों बोला जा रहा है? एरोमेटिक और अमाइड में समझ में नहीं आया। देखो एरोमेटिक में तो अवेलेबिलिटी नहीं है। नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है तो खराब अच्छा माना जाएगा ना सर। तो और उल्टा होना चाहिए ना सर? नहीं उल्टा नहीं, समझो बात को। ये जो एरोमेटिक अमीन है और ये जो इमीन है, इस इमीन में और इस एरोमेटिक अमीन में एक फर्क आएगा डोनेशन की टेंडेंसी का। समझो, यहां पर जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच,
ये वाला जो हमारा लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, जिसमें ये वाला जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच नहीं। यानी रेजोनेंस का जो इन्वॉल्व, देखो इससे अभी समझ में आएगा जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे ना, इससे समझ में आएगा हमें क्या यहां पर जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है वो कर क्या रहा है। ये जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है वो निगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है कार्बन के ऊपर। बताओ समझ रहे हो ये वाली बात। यहां पर जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है कार्बन के ऊपर। यहां पर जो लोन पेयर है वो भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। एक ही रेजोनेंस हो रहा है, यहां तो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, समझने बात की चक्करबाजी ज्यादा चल रही है, लेकिन वहां की चक्करबाजी सिर्फ एक ही आदमी के साथ हो रही है, लेकिन उस चक्करबाजी को भी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज ऑक्सीजन पर आने वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आने वाले नेगेटिव चार्ज से कहीं बेहतर माना जाएगा, बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी यहां पर लोन पेयर का जो रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट है वो इस लोन पेयर के रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट से खराब माना जा रहा है, इसलिए इस आदमी को ज्यादा खराब बेस माना जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। और इसी वजह से ये जो आदमी बीच में फंस रहा है, इसमें वही है कि लॉजिक तो सिर्फ इतना ही है कि आपको इनके केबी वैल्यू से ये अंदाजा लगाना पड़ेगा, बट इसको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा हमें कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो हमारी इमीन होगी जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच होगा, ये बेटर बेस होगी, स्लाइटली बेटर बेस होगी ड्यू टू दिस एज कम्पेयर टू दिस। अब तुम ये कहोगे सर यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, ये जो रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट है लोन पेयर का, ये इसके कंपैरिजन में समझ में आता है क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट भी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये लोन पेयर अंदर आता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज मिलता है। ये अच्छी बात नहीं होती, तुमने पढ़ा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आए तो ये अच्छा कंट्रीब्यूटर नहीं माना जाता रेजोनेंस का। इसी वजह से ये आदमी बहुत इफेक्टिवली अच्छा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं ये, लेकिन इससे कंपेयर करें तो यहां पर जो लोन पेयर होगा ये भले ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना बनाता हो, इस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो इन्वॉल्वमेंट है लोन पेयर का रेजोनेंस में वो इसके इन्वॉल्वमेंट से कहीं बेटर माना जाए। इसलिए अमाइड्स हमेशा अमीन से बेटर बेस माने जाते हैं और खराब बेस माने जाते हैं। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ अमाइड्स द लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट इज विद O, and in case of amines the lone pair involvement is with carbon, and that is less contributing resonance as compared to amide वाला। इसलिए जो ऑर्डर दिख रहा है और तीसरा जो साइनाइड दिखेगा वो तो वैसे समझ में आता है, जो हमारा साइनाइड होगा उसमें कार्बन जो होगा वो नाइट्रोजन sp हाइब्रिड होगा, और sp हाइब्रिड होने की वजह से उसके डोनेट होने की टेंडेंसी और भी खराब मान ली जाएगी। अब ये देखो, अब तुम ये कहोगे सर यहाँ तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बात समझ रहे हो, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो फिर अवेलेबिलिटी खराब हो गई सर। साइनाइड में कम से कम नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, तुम समझ रहे हो कि नहीं, तो फिर इसको बेटर होना चाहिए। लेकिन ये वो सोच के नहीं निकाला गया, ये एक्चुअली केबी वैल्यूज को देखकर मैंने ऑर्डर बनाया। तुम नहीं समझे मेरी बात को भाई तुम ये भी तो कह सकते हो सर यहाँ पर जो लोन पेयर है वो देखिए रेजोनेंस में आ रहा है और यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको अच्छा बेस होना चाहिए ना फिर। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई एस कैरेक्टर भी उसका बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ने से कुछ घट भी रहा होगा, बेसिक नेचर चिपका के रखेगा। तो सब कुछ होने के बाद जो है एक रफ सीक्वेंस है तुम्हारे सामने जो ओवरऑल तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। कुछ कुछ लॉजिकल है इसमें, ग्वानिडीन को मैंने एकदम अलग कर दिया, अभी मैं बात कर लूंगा, इसको एकदम अलग कर लिया, लेकिन जो लॉजिकली समझ में आ रहा है वो ये एलिफैटिक अमीन्स जिसके अंदर फूकने का इफेक्ट है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। नॉर्मल अमोनिया चलिए मान लेते हैं, एरोमेटिक अमीन जिसके अंदर रेजोनेंस का इफेक्ट है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव अमाइड्स के अंदर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरी बात, ये जो इमीन है बिकॉज ऑफ दिस एस कैरेक्टर का ज्यादा लगना 33%, और साइनाइड में तो एस कैरेक्टर sp दैट इज 50%। यानी एस कैरेक्टर के बढ़ने से साइनाइड का नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करने से लगभग मना कर देता है, जिसकी वजह से उसका बेसिक नेचर खराब माना जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाला लग रहा है, सब लोग आराम से पहले नोट कर लें भाई इसको। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसमें मैं ये चाह रहा था कि ग्वानिडीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। हालांकि मैंने यहाँ पर हल्का सा स्ट्रक्चर बनाया लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा, हम दूसरे पन्ने पर इस ग्वानिडीन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस समझा जाता है, तो मैं ग्वानिडीन को किसी और लोगों के साथ, एक दो लोगों के साथ कंपेयर करके देखता हूँ। लेकिन ये मैं चाह रहा हूं तुम इस सीक्वेंस को बिल्कुल याद रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारे सवाल देखे जिसमें इस चीज से मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। इस बात से मुझे कई सवाल मेरे सॉल्व होते हैं, चाहे किसी भी किताब के सवाल लगाऊं, मेरी इस लाइन से मुझे कई बार हेल्प मिलती है। अमाइड्स अमीन से लेस बेसिक होते हैं, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ अमाइड द लोन पेयर रेजोनेंस इज विद डबल बॉन्ड O, जो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एज कंपेयर टू अमीन्स वाला, हमेशा हेल्प मिलती है।
जैसे जैसे एक एग्जांपल, अब इसको हटा दें भाई, नोट कर लिया? 1 मिनट सर। अभी ये तुम ग्वानिडीन वाला जो केस, दिस इज ग्वानिडीन, इस ग्वानिडीन वाले केस को अभी भूल जाओ, इसको मैं अलग से दिखाता हूं तुम्हें, तुम सिर्फ ये ऑर्डर याद करो। सर एक कंफर्मेशन करनी थी, जो 7 रिंग वाला कार्बन होता है जो हमने लास्ट क्लास में करे थे सर, जो 7 रिंग वाला होता है वो प्लेनर मानते हैं ना 7 रिंग? हाँ, तभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। हाँ प्रोपाइलिन। हटा दे भाई इसको। यस सर 1 मिनट। वे हो गया सर। सर ये आंसर स्टेबिलिटी से भी आया है ना, स्टेबिलिटी चेक करके भी। नहीं, स्टेबिलिटी नहीं यार, ये डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता, ये कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी नहीं है, ये बेसिक नेचर डिसाइड किया गया। नो सर, यानी ये, हाँ सर सी पे नेगेटिव आया तो वो लेस स्टेबल हो गया, और O हाँ, पे negative अब ऐसे कुछ कह सकते हैं, सी पे नेगेटिव आया तो वो लेस स्टेबल है, इसका मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर कहेगा भाई ऐसा है, अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो तुम्हारे ऊपर माइनस आएगा, तुम्हें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब हमारा रेजोनेंस कुछ इफेक्टिव नहीं लग रहा है, बात समझो। और ऐसे में यहाँ वाला नाइट्रोजन क्या कहेगा, अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, ऑक्सीजन खुश होता है माइनस लेने पर, तो इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ये। क्लियर है ना? यस सर। और जितना इन्वॉल्वमेंट इफेक्टिव होगा बेसिक नेचर उतना ही खराब होगा। सर वैसे हमने ये भी समझने के लिए कर दिया कि रेजोनेंस उसका खराब होगा, लेकिन वैसे कंपैरिजन रेजोनेंस एनर्जी में तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूटर कम होंगे। मैं समझो मेरे अगर 50 भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके कंट्रीब्यूशन कम होंगे। मतलब अगर वो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है तो वो आदमी, जितने भी तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में वो कम दिखाई देगा। जैसे मान लो मैं एक आदमी हो गया, समझ रहे हो ना, मैं एक आदमी हो गया, मुझसे बिल्कुल जरा सा डिफरेंट एक आदमी हो गया, मुझसे थोड़ा सा और डिफरेंट एक और आदमी हो गया। अब अगर मैं इन तीनों लोगों को मिला दूं, मैं पूरा खुद और एक जरा सा डिफरेंट आदमी और एक जरा सा डिफरेंट आदमी, तो तुम बताओ वो जो तीनों के मिलने से एक आदमी बनेगा, उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसकी होंगी? मेरी। समझ, मैं तो पूरा था, वो एक जरा सा प्लस था, ये जरा सा प्लस था, दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग मैं वैसे ही हूंगा जैसे पहले था। इसके अलावा उस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन ना माना जाएगा, ना के बराबर। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे इसी के अंदर मान लीजिए ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा समझने के लिए। अगर हो पाया, ये बन पाया, तो जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं NHCH3, एक ले लेते हैं NCH3CH3, चलिए ठीक है, एक और ले लेते हैं NHCOCH3 और एक ले लेते हैं NH2। ये 4 आदमी, वो कह रहा है इन चारों की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें। देखो, मैं जो अभी तुम्हें बात बता रहा था ना, उस बात को देखो तो मैं बिना सोचे थर्ड को सबसे बर्बाद कर दूंगा, बिकॉज दिस इज अमाइड। यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड O के साथ इफेक्टिवली रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, बस बात खत्म होगी। मुझे इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अमाइड हमेशा लेस बेसिक होंगे अमीन से, इसका मतलब इन सब में सबसे खराब आदमी जो होगा वो थर्ड होगा। हाँ, अब इन तीनों में कंपैरिजन करना है तो यहां पर भी लोन पेयर है जो रेजोनेंस में आ सकता है, ये भी रेजोनेंस में आ सकता है, ये भी रेजोनेंस में आ सकता है, लेकिन इन तीनों में जो सबसे अच्छा आदमी होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में माइक आपका। यस सर, फिर से आ रही है। तो फिर कोई और बच्चा कर रहा है गड़बड़। नहीं सर, आपके माइक से ही आ रही है। तो माइक से आ रही है सर। अबे तो माइक ऊपर लगा लीजिए सर, आप माइक थोड़ा ऊपर लगा तो आपकी शर्ट से ना टच हो रहा है। आप सही है, मुंह के अंदर डाल ले इसको, कहीं दांत में फंसा लेते पीछे। बताओ, ये वाली बात समझ में आई?
तो इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारा अमाइड है इसको तो खराब मान लेते हैं क्योंकि इसमें O का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा यहां भी रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर भी रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर भी रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस CH3 दिस नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक, यानी सबसे अच्छा सेकंड होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट के बाद फोर्थ होना चाहिए और फोर्थ के बाद थर्ड होना चाहिए। अपने आप समझने की कोशिश करो, इन दोनों मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर का भाग पाना थोड़ा सा आसान हो रहा है, इसलिए ये आदमी सबसे अच्छा बेस होगा, उसके बाद एक CH3 वाला, उसके बाद खाली आदमी होगा और सबसे गंदा अमाइड होगा क्योंकि अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स ड्यू टू इफेक्टिव रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड O। अजय राज के माइक से आवाज आ रही है, आयुष लिख के दे रहा है भाई। अजय राज कौन है? अजय राज के माइक से आवाज आ रही है, आयुष ने लिख के दिया है अजय राज के माइक से आवाज आ रही है। अब देखो दो बातें हैं, या तो अजय राज के माइक से ही आवाज आ रही है या ये आयुष की माइक से आवाज आ रही है। सर खुला हुआ है अजय राज का माइक। हाँ अजय राज बंद कर दो बे। सर थर्ड में बेंजीन के साथ रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा? होगा, बेंजीन बिल्कुल होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस इन्वॉल्व है, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन इस ये वाला होगा उतना कंट्रीब्यूशन ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन से किस पे निगेटिव चार्ज आएगा? कार्बन पे। यानी इस आदमी के तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन उन तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर होगा हाइब्रिड के अंदर वो ये वाला होगा, ना कि ये वाले। सुनो, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हाइब्रिड हूं, यानी कई लोगों से मिलकर बना हूं, लेकिन उन कई लोगों में मेरे अंदर जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो उस आदमी की है जो ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, और ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर ये रेजोनेंस माना जाएगा, ना कि ये वाला। समझ रहे हो कि नहीं बात को? यस इसलिए जो सबसे खराब बेस होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। हाँ अगर इनके साथ कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उस इफेक्ट से इनकी आगे पीछे हो सकती है ना, मतलब बिल्कुल हो सकती है, मतलब लेकिन अमाइड्स के चांसेस फिर भी मतलब होता है ना, जैसे किताबों में सवाल मिलेंगे जब तुम्हें करोगे तो ये वाली बात हमेशा हेल्प करती है बहुत ज्यादा, कि अगर यार समझ में नहीं आ रहा इन दोनों कैसे कंपेयर करें, तो अगर ये बात एकदम से याद आ जाए ये तो अमाइड है, तो उसको पीछे रखने से आंसर अक्सर ऐसा हुआ है कि वो सही मिल जाते हैं। तो इस बात को ऐसे दिमाग के पीछे डाल लेते हैं कि अमाइड्स हमेशा जो है अमीन से लेस बेसिक है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव रेजोनेंस। अच्छा, अब इसी के अंदर वो वाली बात जो हमें करनी थी, ग्वानिडीन टाइप के आदमी, वो इंपॉर्टेंट बात है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए वो ले लेता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी ले लिया जाए कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक आदमी ले लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। अब देखो मैं एक चीज इस एग्जाम्पल से, यहाँ कोई ग्वानिडीन वगैरह नहीं बनाई मैंने, मैं सिर्फ तुम्हें अपने एक एग्जाम्पल से एक बात समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा बेसिक साइट कौन सी होनी चाहिए बताओ? Which site is more basic amongst oxygen and nitrogen? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि बेसिक का मतलब है सर जो आदमी लोन पेयर दे दे। अब ऑक्सीजन भी दे देगा और नाइट्रोजन भी दे देगा सर, इसमें फर्क क्या है? फर्क ये कि नाइट्रोजन जब देगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन जब देगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। नाइट्रोजन का प्लस तो फिर भी हालांकि अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन से तो बेटर ही होगा। इसका मतलब युवा सर नाइट्रोजन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसका दे पाना इलेक्ट्रॉन्स को रिलेटिवली इजियर है। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जनरली बेसिक साइड बेटर वो नाइट्रोजन की मानी जाती है। बताओ यहां तक क्लियर है? यस। मैं यहां पर एक लाइन और जोड़ देता हूं, ये लेकिन तभी होता है जब दोनों एटम्स पर यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर लगने वाले इफेक्ट्स वो कॉमन। मैं लिखता हूं, मैं तुम्हें फिर समझाऊंगा इस बात को, एक पॉइंट डाल के लिखते हैं, अमंग N and O, N that is nitrogen is more basic than O। लेकिन यहां पर मैं एक लाइन जोड़ रहा हूं, when effects on both the atoms are same। मैं अभी समझाऊंगा इस बात। अदरवाइज, अभी हम बात करते हैं इस बात की, अदरवाइज ऑक्सीजन कैन बी अ बेटर बेसिक साइट।
यानी ऑक्सीजन भी बेसिक साइट बेटर हो सकती है नाइट्रोजन से अगर इफेक्ट सेम ना हो। यानी इफ द इफेक्ट्स आर सेम तब तो वही पुरानी कहानी है, अगर सब कुछ सेम है तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है हमारा ज्यादा बेसिक साइट माना जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बट समटाइम्स ऑक्सीजन कैन बी बेटर बेस देन नाइट्रोजन व्हेन द इफेक्ट्स आर नॉट सेम। अब जैसे ये वाला सवाल मैंने तुम्हारे सामने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में देखो, अगर मैंने बाहर एक अपने आदमी को खड़ा कर दिया इसको, तो क्या डिमांड रखता है मेरा आदमी बाहर जो खड़ा हुआ है? क्या डिमांड है इसकी? 2 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये डिमांड ऊपर वाला कैसे पूरी कर सकता है? कुछ है देने के लिए? है ये है ये है ये है ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए, ऐसे बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, क्या ये नीचे वाला भी डिमांड पूरी कर सकता है? हाँ कर सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों लोग इसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। अब अभी हमारी क्या बात हुई? नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, बेसिक साइट हो सकती है, ऑक्सीजन भी। इन दोनों में बेहतर कौन सी होती है? नाइट्रोजन, अगर इफेक्ट सेम। क्या तुम्हें लगता है इन दोनों एटम्स पर लगने वाले इफेक्ट सेम है बिकॉज ऑफ दीस 2 CH3 ग्रुप्स? दे आर सेम। Yes, sir. That means the effects Yes, are same. sir. So the deciding factor will be why nitrogen is less electronegative than oxygen. So nitrogen will be basic side better than oxygen. Clear? Yes sir, yes sir. यानी इफेक्ट सेम है, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्लियर है। अगर मैं इसको पहला बोलता हूं, इसको दूसरा बोलता हूं, तो दूसरा वाला आदमी पहले वाले आदमी से अच्छा बेस माना जाएगा। बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं। सेकंड इज बेटर बेस देन फर्स्ट। अच्छा, वो कह रहा है भाई ये तो यार फिर हमेशा ही होता होगा, ये आपने दूसरी वाली बात क्यों लिख रखी है? तो चलिए अब हम दूसरी बात पर भी आते हैं। जब इफेक्ट सेम होते हैं तभी हम नाइट्रोजन को ज्यादा बेसिक साइट मानते हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन भी बेटर बेस हो सकता है। ठीक, अच्छा अब इसमें पहले इसको नोट कर लो, फिर अगले पेज पे लिखते हैं। हाँ सर, बोलो बेटा। सर ये दोनों पॉइंट्स नोट करके डाले या टॉपिक, कौन सी टॉपिक हेडिंग के अंदर? नहीं, इसको तुम अलग से एक नोट करके डाल दो, मतलब कि हम क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो एक अलग सा एक नोट डाल के लिख लेते हैं कि अमंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज बेसिक साइट, बेटर बेसिक साइट व्हेन द इफेक्ट्स आर सेम। जब इफेक्ट सेम नहीं होते तो कभी कभी ऑक्सीजन भी बेटर साइट हो सकती। तो जैसा अभी सीक्वेंस में चल रहा है, उसी सीक्वेंस के नीचे एक नोट डाल के ये वाले पॉइंट्स लिखते हैं, उसके नीचे ये वाला एग्जांपल डालते हैं, और इस एग्जांपल के नीचे लिख देते हैं सिंस द इफेक्ट्स आर सेम सो सेकंड वन इज बेटर बेस देन फर्स्ट वन। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं। अब मान लेते हैं जैसे ये ले लेते हैं NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और दूसरा आदमी ले लेते हैं NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2। अब ये 2 आदमी ले लेते हैं। चलिए फिर से इस बारे में बात करते हैं। अब तुम ये बताओ, अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूं तो पहले वाले केस में बाहर जो H+ खड़ा, ये H+ मेरा बाहर खड़ा होता। ठीक, अब ये बताओ पहले वाले केस में H+ को कौन कौन बुला सकता है? किस किस के पास H+ को की डिमांड पूरी करने की औकात है? क्या इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या इस नाइट्रोजन के पास भी है? यस सर, यस सर। कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सर इस बार देखिए ऐसा है, जो बाहर H+ खड़ा है वो नाइट्रोजन के पास भी जा सकता है और ऑक्सीजन के पास भी जा सकता है। अब जाएगा किसके पास? इसमें क्या सोचना सर, नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, नाइट्रोजन के पास जाएगा। लेकिन ये तब होता था जब इफेक्ट्स कॉमन होते। अब आप ध्यान से देखिए, इस बार इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन पर लगने वाले इफेक्ट सिमिलर नहीं है। एक्चुअली इस नाइट्रोजन के रेजोनेंस की वजह से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऊपर ऑक्सीजन पर इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से इस बार ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक साइट मानी जाएगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। समझो सब लोग अपने हिसाब से। यानी मेरे कहने का मतलब है नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट इज प्लस आर इफेक्ट ऑफ दीस 2 नाइट्रोजन ग्रुप। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। समझो बात, यानी नाइट्रोजन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इकट्ठी हो रही है? ऑक्सीजन के सर पर। इसलिए H+ की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा पूरी करने के लिए तैयार कौन है? ऑक्सीजन। समझो अपने आप। ठीक, यही काम अगर मैं नीचे करवाता तुमसे तो आप बताओ, क्या यहां वाले इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? क्या इसके पास भी लोन पेयर है? क्या इसके पास भी लोन पेयर है? तो फिर डिमांड कहां से पूरी करेगा? बाहर खड़ा हुआ H+ मेरा, बाहर खड़ा हुआ H+ कहेगा जो मुझे बुलाता है। कौन बुलाएगा? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन के ऊपर इकट्ठी है? ऊपर वाले के पास। इसलिए ऊपर वाला लोन पेयर इस H+ के पास जाएगा। बताओ यहां तक ठीक है? यानी इन तीनों नाइट्रोजन में अगर मैं नंबर डाल देता 1 2 3, 2 और 3 तो सिमिलर ही हैं, यानी 1 और 2 नंबर डाल दूं और पूछा जाए कि H+ किसके पास जाएगा, तो सेकंड नंबर का नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन ड्यू टू दिस प्लस आर इफेक्ट। क्लियर?
सब लोग यहां तक समझ रहे हैं? यानी Yes, sir. ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के होते हुए भी ज्यादा बेसिक साइट ऑक्सीजन थी बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट। नीचे वाले केस में सारे नाइट्रोजन है लेकिन ज्यादा बेसिक साइट ऊपर वाला नाइट्रोजन। अब तुम सोचो इन दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करना हो तो H+ पहले किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नाउ द इफेक्ट्स आर सेम। ये इफेक्ट मेरे ऊपर भी आ रहा है, ये इफेक्ट तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। नाउ द इफेक्ट्स आर सेम। अब बेसिक साइट कौन सी होगी? नाइट्रोजन। मेरे 3 सवाल हैं इन 2 एग्जांपल में। मेरे 3 सवाल हैं। पहला, इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक साइट कौन सी है? तो इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक साइट ऑक्सीजन। बात खत्म। क्यों? बिकॉज द इफेक्ट्स आर नॉट सेम ड्यू टू दिस प्लस आर इफेक्ट। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक। नीचे वाला सवाल, इन सारे नाइट्रोजन में से ज्यादा बेसिक साइट कौन सी है? ऊपर वाला नाइट्रोजन। अब इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन में ज्यादा बेसिक साइट कौन सी है? नाउ द इफेक्ट्स आर सेम, द मोर बेसिक साइट विल बी नीचे वाला एंड दिस मॉलिक्यूल इज ग्वानिडीन। इसे ग्वानिडीन कहते हैं। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन ये मैं अपनी तरीके सरकारी लैंग्वेज में दे रहा हूं तुम्हें, कि किताबी एक्सप्लेनेशन नहीं। किताब में ये नहीं लिखा जाता जैसा मैं बता रहा हूं। किताब में जैसा लिखा जाता है वो भी बताता हूं कि ग्वानिडीन अच्छा बेस क्यों है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि ग्वानिडीन के अंदर या इस मॉलिक्यूल के अंदर एक तो नाइट्रोजन है जो अच्छी बेसिक साइट मानी जाती थी, दूसरा प्लस आर इफेक्ट दोनों NH2 ग्रुप का इस नाइट्रोजन के बेसिक नेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। सो ग्वानिडीन एक अच्छे बेस की कैटेगरी में, बहुत अच्छे बेस की कैटेगरी में आता। ठीक। अच्छा, अब मैं इसको और किसी तरह, सब लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है कि ज्यादा बेसिक साइट नाइट्रोजन होती है व्हेन इफेक्ट्स आर सेम। कभी कभी ऑक्सीजन भी हो सकती है जब इफेक्ट सेम ना हो। ये वाली बात क्लियर हो गई इन 2 एग्जाम्पल से। अच्छा, अब मैं ग्वानिडीन पर दोबारा आता हूं। इसको मैं अच्छा आदमी इससे मानता हूं। इसका रीजन है किताबी लैंग्वेज में, अगर इस आदमी को H+ दे दिया जाए, अब बताओ सबसे पहले H+ जाएगा कहां? O पर या नाइट्रोजन पर? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन पर। तो अगर ये ऑक्सीजन पे गया तो इसकी शक्ल कैसी दिखाई देगी? अगर ये चला गया तो इसकी शक्ल ऐसी दिखाई देगी। अपने आप समझना, इतना तो तुम अब समझने लग गए होगे। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, जरा देखिए, क्या ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है? यस सर। हो सकता है। लोन पेयर अंदर, डबल बाहर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इस बार N पर प्लस आ जाएगा और ये NH2। क्या ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें अब यहां पर लोन पेयर है, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2+। यानी इस आदमी को अगर H+ मिल गया तो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। देखिए 3 रेजोनेंस, और इन 3 में 2 रेजोनेंस सिमिलर है। आप देखिए दोनों सेम दिख रहा है। ये सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस, यानी दे आर सेम एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्वी एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको इक्वी एनर्जी कहा जाता है। दिस इज इक्वी एनर्जी। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी खबर हो गई। इसके 3 इस H+ के एक्सेप्टेंस के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी एनर्जी के बनते हैं। मजा आ गया। उसने कहा एक बार इसको भी तो H+ दे के देखो। हमने कहा चलिए इसको भी दे के देख लेते हैं। चलिए इसके पास H+, कहां जाएगा H+, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो H+ जो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा उसकी शक्ल ऐसी दिखाई देगी। H आने के बाद ये NH2+ बन जाएगा और यहाँ NH2। क्या अभी रेजोनेंस हो सकती है? लोन पेयर अंदर, डबल बाहर। चलिए इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस विल बी NH2 डबल बॉन्ड C, और यहां आ गया NH2 और इधर आ गया NH2 और इस बार प्लस यहां पर। क्या अभी भी रेजोनेंस की कंडीशन है? बिल्कुल है। इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा NH2C, सिंगल बॉन्ड NH2 और इस बार इधर आ गया डबल बॉन्ड NH2+। थोड़ा सा साफ साफ अपनी कॉपी में बनाना। दिख रहा है ये? तुम देख पा रहे हो ये इस बार ये तीनों इक्वी एनर्जी सेम। यस सर। और ऐसा तो तुम मान को चलो कि ये तो बहुत रेयर है कि एक आदमी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हों और वो सारे एक जैसे बन रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन एक जबरदस्त स्टेबल सिचुएशन होगी। यानी इन दिस केस व्हेन ग्वानिडीन एक्सेप्ट्स H+ और अ प्रोटॉन, the conjugate acid is zabardast resonance stabilized due to
3 EQ एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी अल्टीमेटली, और ये किताबी मेथड हो गया, सरकारी मेथड ठीक है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, एन पे जाएंगे वगैरह वगैरह, बट ग्वानिडीन एक जबरदस्त बेस मानी जाती है, क्योंकि ग्वानिडीन H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनाती है वो जबरदस्त रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे बनते हैं, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है और ग्वानिडीन का H+ का एक्सेप्टेंस ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। दैट्स व्हाई अब सोचो, इस आदमी के कंपैरिजन में अमीन कहां एग्जिस्ट करती हैं, साइनाइड कहां एग्जिस्ट करता है, अमाइड्स कहां एग्जिस्ट करता है, दूर दूर तक कहीं नहीं। इसलिए ग्वानिडीन को सबसे पहले रखा, उसके बाद प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन और फलाना अमीन, इमीन टिमीन सब शुरू। ये अलग है एकदम। सब लोग पहले इत्मीनान से साफ बनाना, हमने बहुत गंदा बनाया है, तुम अपनी कॉपी पे बिल्कुल साफ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, किताबी तरीके को लिखना, समझना, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ में दिए हुए नाइट्रोजन पे आ जाए? हाँ, मतलब हो सकता है, अब जैसे हुआ ही था, नाइट्रोजन पर आ जाए, जैसे इससे पहले वाला एग्जाम्पल था, इससे पहले वाले 2 एग्जाम्पल में नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक साइड थी। नहीं सर, मतलब सेम कार्बन पे ही हो दोनों। हाँ, सेम ही कार्बन पे हो और किस पे आ जाए? नाइट्रोजन पे। पॉसिबल नहीं है ना वो तो? वह है, पॉसिबल है ना, जैसे ऐसे हो जाए CH3, मान लो ऐसा कुछ हो, अब आपसे कहा जाए मैं इसके अंदर H+ डालूंगा, तुम बताओ कहां जाएगा? तो नाइट्रोजन पे। नहीं, जब सब कुछ सेम ही है तो नाइट्रोजन पे तो जाएगा, समझो बात को। ठीक है सर। सर आपने हमको जो 11th में SIR का इफेक्ट लिखाया था, हाँ। वो और ये तो सेम है ना, ओनली एग्जांपल चेंज है ना? हाँ, सेम इफेक्ट है ऐसा यार। मैंने लास्ट में 11th में शायद तुमको SIP भी बताया था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। हम SIP के बारे में भी बात करेंगे अब, क्योंकि अमीन्स को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो अब मैं SIP पर आऊंगा, और SIP विल बी द लास्ट इफेक्ट जो कि अमीन्स के ऊपर दिखाई देता है, बहुत ही यूनिक। सर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होगा, लेकिन सर बॉन्ड ऑर्डर होता क्या, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग? इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। देखो ये इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालना, या फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उसमें बोला जाता है ना नंबर ऑफ 2 एटम्स के बीच में कितनी बार बॉन्ड बन रहे हैं। यस सर। है ना, तो डिवाइड उससे उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर देते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करके आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरा बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब मेरे बीच में 2 बॉन्ड, लेकिन अब बॉन्ड ऑर्डर 1.3 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई बॉन्ड डबल भी बन रहा है, सिंगल भी बन रहा है, यानी 2 एटम्स के बीच में या 3 एटम्स के बीच में आपने 4 बार बॉन्ड बनाया, तो इफेक्टिवली कितना बना वो डिवाइड करके निकाला जाता है। यस सर, समझ गया। यहाँ ये साफ कर दे भाई, बना लिया? ये तो तुम्हें खुद बनाना चाहिए, देख के मत बनाओ। यस सर, बना लिया। हाँ, टेप लिया। टेप लिया, हटा दे भाई। यस सर। चलो अब जरा ना, मैं एक इफेक्ट और डालने जा रहा हूं, वो भी बड़ा यूनिक सा इफेक्ट है, एंड दैट इज SIP इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जो कि अमीन्स में देखने को मिलता है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन यानी सब कुछ सही होने के बाद भी एक आदमी ऐसा हो सकता है जो ये कह दे कि हम बहुत खराब बेस, जबकि आपको ऐसा लगेगा जब सब कुछ सही है तो वो खराब बेस क्यों है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताइए इस अमीन के बेसिक नेचर के बारे में आपको क्या कंपैरिजन लगता है। मान लीजिए मैं ये दोनों लोग कंपेयर करता हूं, चलिए एक और ले लेते हैं, मेटा भी ले लेते हैं और पैरा भी ले लेते हैं। ये NH2 है, यहाँ पैरा पर लगा देते हैं और एक मेटा ले लेते हैं। अब तुम सब लोग अपने हिसाब से जितना तुम जानते हो उसके हिसाब से जरा इस सवाल का आंसर बताओ कि आपको बेसिक नेचर किसका अच्छा लगता है, किसका खराब। आता है निशान लगाना सब लोगों को? निशान लगाइए और बेसिक नेचर बताइए। मुझे लगता है लॉजिकली सबसे अच्छा तुम सेकंड को बोलोगे।
यस सर। और सबसे अच्छा सेकंड को बोलो। क्यों? क्योंकि एक तो ऑर्थो हम भी ऑर्थो तुम भी, सुनो बात को, हमारा हाइपर तुम्हारा हाइपर सेम, हाइपर तो लगेगा ही। फिर डिसाइड कौन करेगा? इंडक्टिव। और CS3 पास से लगा है तो ज्यादा फूकेगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ के लोन पेयर बिल्कुल फड़फड़ा रहे भागने के लिए तो तेजी से। इसका मतलब ये हुआ सबसे अच्छा बेस कौन सा होना चाहिए? सेकंड। लॉजिकली सबसे अच्छा सेकंड होना चाहिए, फिर पैरा वाला होना चाहिए, फिर मेटा वाला होना चाहिए, और सबसे खराब जो है वो नॉर्मल एनिलीन होनी चाहिए। बताओ समझे? दिस इज एनिलीन। यस सर। लॉजिकली आंसर शुड बी ऑर्थो पैरा मेटा एनिलीन। सब कुछ सही होने के बाद आंसर ये आना चाहिए, जबकि यहां झंझट है। आंसर ये, यानी जिस आदमी को आप सबसे अच्छा समझ रहे थे वो एक्चुअली सबसे खराब। अब ये तो बहुत ही कुछ बदतमीजी होने वाली, कुछ जबरदस्त बदतमीजी है जो दिखाई दे रही है। अब फिर वही है, इसको भी हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ऑर्थो इसमें सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है इस वाले में। यस सर। अगर इंडक्टिव भी लग रहा होता तो भी इससे तो जीत ही जाता। ये इंडक्टिव दूर से लग रहा, समझ लो। अगर यहां सिर्फ इंडक्टिव भी लग रहा होता तो बेसिक नेचर इसका बेटर होता ना इससे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इसका सबसे खराब। एंड दिस इज SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट ये कहता है कि सब कुछ अच्छा था, रेजोनेंस हो रही है, हाइपर लग रहा है, हम भागने के लिए तैयार बैठे हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन जिसके पास जाना चाहते हैं वही नहीं आ रहा है, वही मेरे पास नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो भी तो बेसिक नेचर खराब हो गया ना। क्लास है, मैं एक अच्छा बेस हूं, क्यों? क्योंकि मेरे लोन पर अवेलेबल है, डोनेट करना चाहता हूं H+ को वगैरह वगैरह, और उधर से H+ क्या कह रहा है? मैं आऊंगा ही नहीं। तो भी तो आप लाख चिल्लाते रहिए, बेस तो खराब ही माने जाएंगे ना, क्योंकि आप जिसको देना चाहते हैं वो आ ही नहीं रहा आपके पास। एंड दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या मतलब हुआ? स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन ना हो पाए। प्रोटोनेशन ना हो पाए मतलब प्रोटॉन ही ना आ पाए। प्रोटॉन किसे कहते हैं? H+ को। यानी स्टेरिक फैक्टर की वजह से H+ ही अगर ना आ पाया तो उसे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बेसिक नेचर गिर जाता। और आप यहां पर समझने की कोशिश करिए, यहां SIP इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इस SIP इफेक्ट की वजह से आपको H+ का आना यहां पर मुश्किल नजर आएगा। यानी इस CS3 की वजह से H+ का नाइट्रोजन पर जुड़ पाना ये मुश्किल हो रहा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब ये देखो बड़ा अजीब सा यूनिक इफेक्ट है एकदम। यानी अगर मान लीजिए NH2 को आपने H+ दे दिया, इस मिथाइल ग्रुप को लगे होने के बाद आपने इसको अगर H+ दे दिया, तो अब इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो ऐसी बनेगी। यहां आ जाएगा NH3+ और ये लगा है आपका CS3। वो कह रहे हैं ये जो आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, ये जो आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाया है, दिस कॉन्जुगेट एसिड इज लेस स्टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। यानी इस H+ के आने से जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो स्टेरिक फैक्टर की वजह से अनस्टेबल माना जा रहा है, जिसकी वजह से H+ का एक्सेप्टेंस वो खराब हो। यानी अगर आपने एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन किया तो वो एनिलीन के बेसिक नेचर को खराब करने की कोशिश करने वाला है, एंड दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। सब लोग समझो इस बात को। यानी कहने का मतलब ये, जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और मैं किसी और तरह से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं बहुत जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाह रहा हूं। एक तो, या तो ट्यूटोरियल के टाइम पर इसके ऊपर कुछ सवाल लेके आएंगे, या फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कि नॉर्मली अब तक क्या होता था कि हम डोनेट करना चाहते हैं, हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कम है वगैरह वगैरह, तो हम अपना आंसर निकाल लेते थे निशान लगा के। आज निशान लगाने के बाद भी आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि निशान के अकॉर्डिंगली इसको सबसे अच्छा होना चाहिए, पता नहीं क्यों ये सबसे खराब। अब ये अजीब सी बात आ गई। अजीब सी बात क्या आ गई? सब कुछ अच्छा है, देना चाहता हूं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर H+ ने आने से मना कर दिया ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, जिसको आप क्या बोलेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यानी स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन इनहिबिट हो रहा है। प्रोटोनेशन किसे कहेंगे? H+ का आना ये मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग, बिकॉज ऑफ दिस पेड़। दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जो बेसिक नेचर को खराब करने की कोशिश कर। बताओ सब लोग समझ पा रहे हो इस बात को? यानी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होती हैं उनका बेसिक नेचर खराब होता है, ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से देखने को मिलता है। यानी अगर सोचो, अगर मैं यहां पर एक CS3 और भी लगा देता तो और भी खराब बेसिक नेचर माना जाता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हटा दे भाई, ये नोट किया सबने? यस सर। जैसे मान लीजिए वैसे एक एग्जांपल से समझता हूं, अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि इन तीनों में अच्छा बेस कौन सा, तो लॉजिक तुम लगाओगे तो सब आंसर गलत आ जाएगा। आपने लॉजिक लगा लिया तो सब गड़बड़ हो गया। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये सवाल आ गया कि भाई ये NH2 है, इधर आपने जो है ये लगा लिया
NH2CH3 और फिर आपने ये लगा लिया। अब बताओ सबसे अच्छा लॉजिकली कौन सा होना चाहिए था? लास्ट वाला। तमाम निगेटिव हाइपर टाइपर की वजह से लोन पर भागेंगे, ऐसी की तैसी भागेंगे, एच ही नहीं आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पेड़ लगा दिए। यानी लॉजिकली जो सबसे अच्छा बेस होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, जबकि एक्चुअली सबसे खराब बेस हमारा थर्ड इज लेस देन, सेकंड इज लेस देन 1 एंड दिस इज द बेसिक नेचर। और रीजन सिर्फ एक ही है, थर्ड वाले केस में SIP सबसे तगड़ा लग रहा है, सबसे तगड़ा, जबकि सेकंड वाले केस में SIP लग रहा है लेकिन वो SIP कम लग रहा है। और जितना ज्यादा SIP लगेगा बेसिक नेचर उतना ही खराब देखने को मिलेगा। यानी थर्ड वाला सबसे खराब बेस होगा सेकंड वाले से, और सेकंड वाला थोड़ा सा खराब बेस होगा पहले वाले से। एंड दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटेंशन। हम इसके ऊपर कुछ सवाल और भी करेंगे, ये यूनिक सवाल है, इफेक्ट हैं जो लग सकते हैं। और साथ में अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगर उसमें ट्यूटोरियल की क्लास होती है तो हम इन्हीं अमीन्स का एक्वस मीडियम के अंदर भी बेसिक नेचर को कंपेयर करने के 1-2 सवाल उठा ले। ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात माइनस एच भी बताने वाले थे कोई केस और माइनस एच वो भी ट्यूटोरियल उठा लेंगे। तो ऐसे सोचते जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या थी जरा बताना। sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, याद है? sp2 के बगल वाले क्या होना चाहिए? sp3 के बगल में H या sp3, याद करो, H या X। कभी तुमने देखा हेलोजन क्यों भी बोला था मैंने? हाँ सर, आज तक कभी हेलोजन नहीं लगाया। आज हेलोजन लगा लेते हैं। चलिए हेलोजन लगा लेते हैं, ये लीजिए हेलोजन लगा लेते हैं। ये आ गया CHHH। कौन सा इफेक्ट हो गया अपना वाला? प्लस H। yes, क्यों हो गया? क्योंकि सर वो आपने बताया था डंडा मिटाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, फिर माइनस चक्कर काटेगा तो हमारा प्लस H इफेक्ट लगेगा। चलिए आप बताइए जरा, डंडा तोड़िए जरा। आप प्लस किसको दोगे? कार्बन को देंगे, और Cl को क्या देंगे? माइनस देंगे। अब चक्कर ऐसे कटेगा, बताओ प्लस चक्कर पॉजिटिव काटेगा, यानी अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अब कौन सा चक्कर कटेगा? पॉजिटिव। नाउ दिस CCl3 ग्रुप इज माइनस H इफेक्ट, जो कि पॉजिटिव सर्कुलेट कर रहा है एट ऑर्थो, एंड दैट CH3 ग्रुप वाज प्लस H इफेक्ट, जो माइनस सर्कुलेट कर रहा है ऑर्थो पैरा। पास समझ रहे हो? तो यानी रिंग से जब CH3 ग्रुप अटैच हो या हाइड्रोजन अटैच हो तो उस केस में आप प्लस H इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, और जब हेलोजन अटैच हो रिंग से लगे कार्बन पर तो आप माइनस H इफेक्ट कंसीडर करेंगे, जो कि एसिडिक बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के ऊपर को गवर्न जरूर करेगा। तरीके वही होंगे सारे, ठीक है ना? सर कार्बोकेटायन की जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसमें हम प्लस H क्यों नहीं मानते उस वाले केस में? मतलब उसमें इंडक्टिव पे देखते हैं। किस केस में बेटा? सर जब हम 3 डिग्री 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। हाँ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते हैं। हाँ मतलब वहाँ पे भी लेंगे ना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन ही डोमिनेटिंग होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालेंगे। वो तो अलग बात है, इंडक्टिव से भी आंसर सेम आ गया था। 3 डिग्री में चारों तरफ से हवा चल रही है, लेकिन डोमिनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें इंडक्टिव बढ़ाने के बाद भी हाइपर जीत रहा था, याद है? जब CH2 CH3 लगा दिए थे चारों तरफ, जब इथाइल ग्रुप लगा दोगे तो इंडक्टिव तो बढ़ जाएगा लेकिन हाइपर कम हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो कार्बोकेटायन है, अगर आप इंडक्टिव से आंसर निकालेंगे तो सब गलत हो जाएगा। जरा समझिए बात को। ये देखिए आप, तुम बताओ क्या इस आदमी और इस आदमी में इंडक्टिव पहले वाले में ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है। ये देखिए लग रहा है, तो उस हिसाब से तो ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए? सेकंड वाले को। लेकिन होता पहले वाले में हाइपर लग रहा है 9 से, वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ 6। इसलिए पहला वाला डोमिनेटिंग तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट थी। सर माइनस H एक बार बता दीजिए। हाँ क्या बेटा? सर रोटेशन ऑफ बॉन्ड का सवाल पूछना था एक। हाँ बोलो। सर मतलब 5 मेंबर की रिंग है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है, फिर उसे फोटो भेज के समझ में आएगा, ऐसे बता नहीं पाऊंगा। अच्छा चलो फिर करेंगे यार इसको भी। सर ये प्लस H और माइनस H वाले एक बार बता दीजिए। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगर ट्यूटोरियल की क्लास होती है तो उसमें प्लस H माइनस H का एक एग्जांपल ले लूंगा, नहीं होती है तो प्लस H माइनस का नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना? सर हाँ टेलीग्राम पे हाँ मैं अभी बात कर लेता हूँ उसकी आईडी की यार। ग्रुप के लिए बोल दो।